कुछ लोग और भी आने वाले थे कल, 4 लोग 5 लोग और आए हुए थे एनसीईआरटी के लिए। चलो हो सकता है लेट से आए, उनको ऐड नहीं किया गया अभी ग्रुप में, तो इन्फॉर्मेशन हो सकता नहीं मिले हो। आज हम लोग 5वां चैप्टर करने वाले हैं, राज राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है। ये जब यहाँ पे बात आती है तो हमें एक और चैप्टर जो है, इससे पहले हमने क्या देखा हुआ था, पुराना चैप्टर कौन सा था, ये चौथा चैप्टर एक बार देखो। एनसीईआरटी नहीं लिए हो क्या? एनसीईआरटी लेके बैठो तब तो थोड़ा कुछ समझ में। ठीक है। हाँ, क्या बताती हैं हमें, हाँ, म्यूरल्स और बुक्स जो है हमें क्या बताती हैं। तो हमने अलग अलग चीज़ें देखी थी एक ही टाइम पे। हाँ, कब कौन सा टाइम था, वो वैदिक काल का था, वैदिक पीरियड था। तो वहाँ पे हमने क्या देखा हुआ था, एक साइड में कुछ चीज़ें और चल रही थी और दूसरी साइड में हमने देखा हुआ था कि कुछ जो है कब्रें जो है ब्यूरियल्स हैं, वो कैसे दफनाए जाते थे, कैसी प्रक्रिया थी वहाँ पे। ठीक है। तो हमने क्या बात बात करी थी, बिग स्टोन की बात करी थी, महापाषाण की बात की हुई थी। ठीक है। तो वहाँ पे किस तरह से हमें कब्रें और किताबें बताती थी, जानकारी दे रही थी। ठीक है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं तो वो वैदिक पीरियड पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। वैदिक पीरियड जो है अभी वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वैदिक पीरियड में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सबकी हम लोग बात करने वाले हैं अभी। ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह सीरियल है। और वहाँ पे हर एक वेद में अपने अपने उनके ब्राह्मण हैं। ठीक है। उपनिषद भी है वहाँ पे। ठीक है। अरण्यक भी हैं। ओके। तो वो अलग अलग दिए गए हैं। जितने भी हमने वेद पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है, हाँ, उनके सबके अपने अपने अलग अलग ये ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक दिए गए हैं। ठीक है। तो उनको हम लोग विस्तार से अलग से क्लास में पढ़ेंगे। एक बार जब आप आर एस शर्मा पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं पहले आपको डिक्टेट कर देता हूँ कि हमने अभी वो पूरा चैप्टर नहीं किया हुआ है। और उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक जो है वो भी हमने वहाँ पे नहीं किया हुआ है। हमने सिर्फ एक जानकारी जुटाई हुई थी कि कैसे जो है एक तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहे। तो जोड़ने का काम किया है उस चैप्टर ने। कौन सा चैप्टर है वो, क्या बताती है हमें, कब्रें और किताबें। ठीक है। ब्यूरल्स और बुक्स क्या हमें बताते हैं। ओके। आज जो हम चैप्टर बात करने वाले हैं ये राज राजा और एक प्राचीन गणराज्य की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो प्राचीन गणराज्य है, यही से कहा जाता है कि भारत का एकीकरण होता है। ठीक है। इंटीग्रेशन जो है यहीं से हो जाएगा, एकीकरण से। और ये प्राचीन गणराज्य कौन सा रहेगा, हमारे पास में मगध रहेगा। ठीक है। मगध राज्य तमाम सारे होंगे यहाँ पे। उसमें लिख रहा होगा, क्या लिख रहा है, देखो इंग्लिश में क्या लिख रहा है, किंगडम्स लिख रहा है ना। तो राज्य है, एक राज्य नहीं, किंगडम नहीं है, किंगडम्स लिख रहा होगा। अर्थात यहाँ पे बोलेगा 16 महाजनपद की बात करने वाला है। क्या बात करेगा यहाँ पे, जो राज रहेंगे वो 16 महाजनपदा जो है उनकी बात करेगा। ठीक है। तो किंगडम्स की बात कर रहा। और राजा देखना वहां पे किंग्स लिख रहा होगा इंग्लिश में। तो किंग्स जो है ये आप समझ रहे होगे कि जितने भी यहाँ महाजनपद होंगे हमारे पास में 16 के 16, ठीक है, उनके राजाओं की बात कर रहा होगा। और एक प्राचीन गणराज्य इसकी बात कर रहा होगा। ठीक है। एक अर्ली रिपब्लिक की बात कर रहा होगा। तो ये तमाम सारे जो आपको महाजनपद मिलेंगे इसमें कुछ रिपब्लिक भी रहेंगे। कुछ जो है एक तरह से इनकी जो सत्ता रहेगी वो सेंट्रलाइज रहेगी, लेकिन कुछ जो रहेंगे कैसे रहेंगे, रिपब्लिक रहेंगे, स्वतंत्र की बात करेंगे। ठीक है। और कुछ ऐसे गणराज्य जो कि बहुत शक्तिशाली रहेंगे, वो मगध की बात करेंगे लोग। ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, वैदिक पीरियड से आगे निकल रहे हैं। अर्थात कहां से निकल रहे हैं, 600 से लेके ऑनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ओके। हम लोग 600 तक आ गए थे। कहां तक था ये वैदिक पीरियड था। 1500 से 600 के बीच में हमने ये पढ़ लिया हुआ था। लेकिन क्या है, पूरा नहीं पढ़ा हुआ, ध्यान रखेंगे। अभी क्लास एक और हम करेंगे उसमें से, वो जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, एंशिएंट इंडिया पढ़ाएंगे पूरी तरह से। हालांकि पढ़ा दिया है, एक बार और पढ़ाएंगे तो वहां पे करेंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्या है, जैसे नाम क्या आपका, निशांत। देखो निशांत ने कुछ अपना टॉपिक लिखा हुआ है कि हमें कैसे कैसे करना है। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ कि जैसे आप लोग भी, श्वेता आप लोग भी करोगे। ठीक है। और आप क्या नाम क्या है, अर्जुन, और आप बीपी सिंह। तो आप लोग भी क्या करोगे, जैसे ये कर रहे हैं ना, आप लोग भी इंग्लिश में या हिंदी में कोई किताब, जैसे श्वेता तो ये मेंटोरशिप में है, तो हम यहाँ पे रहते हैं तो कोई दिक्कत होती तो पूछ लेते आके। ठीक है। तो वो ऐसा आप भी कर सकते हैं, अगर मेंटोरशिप में रहना चाहते हैं तो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो आप लोग भी आर एस शर्मा को थोड़ा थोड़ा सा उसमें लेके चलते रहो, क्योंकि मैं ओवरऑल सब कुछ पूरा फिनोमिना बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे चीजें ले। अब आप आर एस शर्मा पढ़ोगे ना तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी।
मतलब कोई ऐसे नहीं आएगा, कंटाला नहीं आएगा, अरे यार यहाँ पे तो हमें समझा ही नहीं था, कुछ पढ़ा ही नहीं था। हम सारी चीजें बताते चल रहे हैं, ठीक है। मिलावट है ये आर एस शर्मा की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हमने बता दिए हैं कि 16 गणराज और राजा कैसे होते हैं और ये प्राचीन। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज चैप्टर हमारा यहीं पे चलने वाला है। राज राजा, चुनाव का दिन है जब संकरण उठा। तो ये संकरण कहाँ पे हो सकता है, जान रहे हो, साउथ इंडिया की बात हो रही है, पूरा है, ठीक है। अब भारत, जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, और उसके नाना जी ने उन्हें उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके दिमाग में ये जगह कि भाई आखिर लोग जो है वो शासकों का चुनाव क्यों करते हैं जाके, ठीक है। तो उसको जानने की इच्छा है, और वही जानने की इच्छा क्या है इसमें अगले स्टेप में है कि कुछ लोग शासक कैसे बनते थे, कैसे बने या कैसे बनते थे। तो ये कौन जानना चाह रहा है, ये संकरण जानना चाह रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग भी क्या इसी के साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो संकरण क्यों लोग बन रहे हैं इस तरह से। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। अब तो 75 साल के होने जा रहे हैं हम लोग अभी कुछ दिन बाद, ठीक है। तो ये पुरानी है, अर्थात इसका अपडेट अभी वर्जन नहीं आया हुआ है। लेकिन जैसे अपडेट वर्जन आएगा एनसीईआरटी का, तो यह क्या जो 50 वर्ष है ना वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 50 वर्षों से हम लोग अपने शासकों चुनाव मतदान के जरिए करते जा रहे हैं। और लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में पढ़ा था। कुछ लोग संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, हमने देखा हुआ था इस बात को, ठीक है, कि कुछ लोग क्या चुने जा रहे थे। हमने हाँ, चौथा चैप्टर में हमने देखा हुआ था ना, कल आप ही आए हुए थे, इससे पहले आपने शायद नहीं देखा हुआ है। हमने बताया था कि यहाँ पे एक तरह से जो हमने बताया कोई शासक होगा तो उसका बेटा इस तरह से वंश के आधार पर जो है, ठीक है, ऐसा वहां पे कोई जो है चीज नहीं मिलती थी। और हमने देखा था कैसे चुनते थे, जो बहादुर थे और कुशल योद्धा हुआ करते थे, वही जो है यहाँ पे क्या है लोग उनको शासक चुनते थे, ठीक है। तो ऐसे चुना जाता था, और उनका जो पद था वो एक तरह से ऐसा नहीं था कि उसके बेटे को इसको बेटे को ऐसे मिलता रहे, ऐसा नहीं था। जो बहादुर उसी को मिलेगा, वो उसी का चुनाव किया जाता। तो जनता क्या करती थी, चुनाव करती थी, चुनती थी उनको, ठीक है, इलेक्ट करती थी, इस तरह से आप समझेंगे, ठीक है, चूज करती थी। ओके, तो हमने ये अध्याय 4 में देखा हुआ था इस तरह का, ठीक है। और परंतु करीब 300 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, ठीक है। अब ये आप देखोगे, कभी महाभारत आपने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें युधिष्ठिर जो है एक यज्ञ कराते हैं, राजसूय यज्ञ, ठीक है। जब वो इंद्रप्रस्थ उनको मिलता है, बढ़िया सा तैयार करते हैं, तो बड़ा सोच विचार के वो राजसूय यज्ञ कराते हैं, ठीक है। और राजसूय यज्ञ से कहा जाता है कि राजा जो है चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, सबसे शक्तिशाली बन जाता है, ठीक है। ऐसी तमाम सारे इलाकों को जीत। तो अब जो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये आयोजन हो रहा है, यहाँ पे जो राजा बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ के आधार पर, अर्थात तमाम सारे यज्ञ कराते हैं, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ है, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ है, ठीक है। इसके बाद में अभी हमने एक बताया, ठीक है, वो यज्ञ है। तो ऐसे तमाम सारे यज्ञ का अर्थात अनुष्ठान के माध्यम से अपनी शक्ति, अपने बाहुबल को दिखाते हुए क्या है राजा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो अब प्रक्रिया क्या है, चेंज हो रही है। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट हो रहा था, हमने अध्याय 4 में पढ़ा हुआ है। अब क्या है, यज्ञ के आधार पर यजनास जो है इनका जो है क्या किया जा रहा है, इस समय इसका प्रयोग करके कुछ लोग राजा बन रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, उसके आधार। अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी, ठीक है। जैसे आपका घोड़ा इनके इलाके में घूम रहा है, जाके उन्होंने पकड़ लिया तो क्या है, उनको आपसे युद्ध करना पड़ेगा। और अगर उसमें से कोई भी एक युद्ध में जीतता है, मान लो वो हार गए आप जीत गए, तो उनका एरिया इनके हाथ में, या अगर आप हार गए वो जीत गए तो उनका है। तो ऐसे क्या है, यज्ञ के आधार पर अश्वमेध यात्रा घोड़ा छोड़ दिया जाता था, ठीक है। शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है, पहले क्या किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक तरह से आप कैसा गणतंत्र कह सकते हैं, रिपब्लिक कह सकते हैं, पहले की बात कर रहे हैं, कहां पे, अध्याय 4 की बात कर रहे हैं। लेकिन अब है बदलाव हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ गणतंत्र रहे होंगे, आपके दिमाग में चलना चाहिए, कुछ गणतंत्र रहेंगे, कुछ रिपब्लिक रहे होंगे, और कुछ जो है इस तरह से जहां पे पावर सेंट्रलाइज होगी,
ठीक है। अब वहां पे रिपब्लिक नहीं रहा होगा एकदम से, राजा और रानियों का एक तरह से क्या होगा वहां पे शासन रहा होगा। ओके, तो यज्ञ के आधार पर तो हमने देखा यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ। ओके, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। उन्होंने छोड़ दिया घोड़ा आपका, ठीक है ले जाओ भैया, तो क्या अपने आप उन्होंने सरेंडर कर दिया, आप उनको या अपना उनके अंडर कर लिया, ठीक है। तो क्या बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या किया गया, राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली, और इसके बाद इन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। पुरोहित हमने बताया होता क्या, ब्राह्मण वर्ग। ओके, और उसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। आपने कभी महाभारत देखा हो, जब इंद्रप्रस्थ में इसका ये क्या बोलते हैं आयोजन किया जाता है यज्ञ का, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे सब लोग क्या करते हैं, उपहार लाते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के स्किन के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक है, सहचर समझ रहे हो, साथ साथ चलने वाला सहचर, ठीक है, सहचर जो है साथ साथ चलने वाला, ठीक है, उसके बिल्कुल परछाई बन के रहना। जैसे हमने उस दिन सहचर बताया हुआ था ना आपको, सहचर वो एक तरह से मून की हमने बात की हुई थी, ठीक है, हाँ, तो साथ साथ चलने वाला एकदम से परछाई बन के रहना। ओके, तो ये यहाँ पे चलता था। यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं। अब ये अश्वमेध यज्ञ है, राजसू यज्ञ की बात करते हैं, हमने वाजपेयी यज्ञ की बात करी हुई थी, ठीक है। एक और सुन लो यहाँ पे, ये मैंने अलग से जानकारी ली हुई है। राजसूय वैदिक काल का विख्यात यज्ञ है। इसे कोई भी राजा जो है, इससे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इसको करवाता था आयोजन, ठीक है, कि हम चक्रवर्ती सम्राट, जैसे हमने बताया था ना अभी, राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर की ना इस तरह से कुछ वहां पे कड़ी आती है, ठीक है, वो कहाँ पे, महाभारत की बात कर रहा हूँ। तो चक्रवर्ती सम्राट, और यह एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन जो है कहाँ पे किया गया है, यजुर्वेद में आपको मिलेगा। और यजुर्वेद मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे यज्ञ और अनुष्ठान के लिए ही यजुर्वेद जाना जाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा हुआ था ऋग्वेद क्या है, वो मंत्रों के लिए है, मंत्रों प्रार्थनाओं के लिए, ठीक है, वहां पे हैम्स दिए गए, ठीक है, हाँ, श्लोक टाइप के दिए गए। और ये जो यजुर्वेद है ये किसके लिए है, यहाँ पे आप देखोगे यज्ञ और अनुष्ठान जितने भी है ना, यजनास और अनुष्ठान है, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, इस यजुर्वेद में मिलेंगे। और इसी वजह से आप देख रहे हैं राजसूय यज्ञ, हाँ, कहाँ पे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे इस तरह से। और आगे देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। यज्ञ के अवसर पर वह राजा, ठीक है, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। कौन, वही जो सारथी हुआ करता था। जब भी आप देखोगे सारथी को क्या बनाया महाभारत में, शायद संजय को बनाया जाता है, धृतराष्ट्र के लिए संजय को क्या, संजय उनका सारथी होता है, तो उनको जो है एक दिव्य दृष्टि दी जाती है संजय को, कि संजय जो भी महाभारत के कुरुक्षेत्र में हो रहा होगा, ठीक है, वो सब कुछ जो है आप क्या धृतराष्ट्र को बताओगे, ठीक है। तो सारथी क्या करते थे, ऐसी विजय गुणगान करते थे। कई बार क्या नाराज भी हो जाते थे धृतराष्ट्र, क्योंकि वो सही सही बताते थे, क्योंकि आपके पुत्र इतने मरने वाले हैं, इतने मरने वाले, तो ऐसा कुछ करके क्या कर रहे थे, वो सब कौन बताता था, सारथी जो है उनकी जो भी आप कह सकते हैं जो भी युद्ध है या विजय है उसका गुणगान करने। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई जो है छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था, ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था और विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग क्या है उपहार लाते थे। तो ये वैश्य कौन है, ये आप जानते हैं मुख्यतः व्यापारी वर्ग होते हैं, ठीक है। ये कौन सा होता है, व्यापारी वर्ग होता है, बिजनेसमैन, मुख्यतः बिजनेसमैन होते हैं वैश्य लोग, ठीक है। तो ये क्या करते थे, उपहार लाते थे। ओके, जिन्हें पुरोहित जो है शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। हालांकि है तो ये तीसरे वर्ण में, लेकिन जो पुरोहित वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, अभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये तीसरे वर्ण के हैं।
हाँ, बिजनेसमैन अभी नहीं मान रहा, अभी भी क्या मान रहा है कि ये शूद्र हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको भी अनुष्ठान में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा है अभी तक, ठीक है। हाँ, वो कौन सा एरा हम बात कर रहे हैं, 600 से लेके ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी भी एरा चेंज नहीं हुआ। ओके, वर्ण की थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे। ये एक बार देख लो यहाँ पे, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ और पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल होते थे। तो हमने देखा था कहां तक के वर्ग शामिल हो रहे हैं, कौन से वर्ग शामिल हो रहे हैं, वैश्य तक शामिल हो रहे हैं इस अनुष्ठानों में, ठीक है। वर्ग की बात करें तो ध्यान रखना, जब भी कोई यज्ञ किया जाता था तो वहां पे शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। और कई ऐसे अनुष्ठान हैं जिसमें ये जो वैश्य लोग हैं उनको भी शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन हमें खास ध्यान रखना है, खास ध्यान क्या रखना, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेटमेंट आ सकता है आपके पास में कि क्या जो उस टाइम पीरियड पे जो नए किंगडम बन रहे थे उस टाइम पीरियड में क्या चारों वर्णों को आमंत्रित किया जाता था, चारों वर्णों को आमंत्रित नहीं किया जाता था। 3 वर्ण जो है यहाँ पे आमंत्रित होते थे और जो तीसरा वर्ण है अमूमन तमाम सारे अनुष्ठानों में शामिल नहीं होता था, क्योंकि पुरोहित जो लोग हैं इसको मना कर देते थे कि आप शूद्र हैं अभी, तो मानता नहीं थी। लेकिन राजा क्या है 3 वर्णों को जरूर बुलाते थे, ठीक है। कौन से, पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे, तो ये हमने यहाँ पे एक सूची बना ली हुई है। वर्ण की बात करते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था देख लेते हैं। अभी हमने देखा हुआ था चौथे चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा या मैं दोबारा बताने को डिक्टेट कर देता हूं कि हमने देखा हुआ था वहां पे क्या है, काम के आधार पर और उनके निवास स्थान के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर ऐसे वर्ण विभाजन किया गया था, ठीक है। ऐसे जो है यहाँ पे आप देखेंगे वर्णाश का है, ये क्या किया गया था, ऐसे विभाजन किया गया था। क्या बंद कर दो चाहो तो, अगर ठंड लग रही हो कोई बात नहीं, बंद कर दो, इतना तो माहौल ठंडा ही होगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे वैदिक पीरियड में हमने देखा हुआ था। लेकिन आप देखोगे कभी जब आर्य सर में पढ़ोगे तो उसमें लगेगा कि ऋग्वेद में वर्ण का नाम दिया गया हो, वर्ण जो है ये वर्णाश का वर्णन तो किया गया है, इसको बताया गया है, लेकिन आप देखोगे इसको कलर के रूप में, इसको क्या है, रंग, कलर के रूप में बताया गया वर्ण, ठीक है। और मोस्टली जो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो 4 वर्ण हमें दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये 4 वर्ण जो है ये ऋग्वेद में आपको ऐसे डिफाइन करके नहीं मिले होंगे, ठीक है। बाद के कुछ जो है लिखावट ऐसी मिलती है वहां पे जो लिखा गया है, तो वहां पे डिवीजन किया गया है। और इवन उत्तर वैदिक की बात करें तो यहां तक 1500 से 600 के बीच में हमें पूरी तरह से ये वर्णाश जो है, ये 4 जो वर्ण है इसको विभाजन हमें नहीं मिलता है। लेकिन कलर के लिए कलर के लिए क्या है, इसका एक तरह से डेफिनेशन दी गई, किसमें, ऋग्वेद में दी गई, ठीक है। कलर रंग वर्ण का मतलब कलर भी तो होता है, कलर को रंग भी बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वर्ण मतलब इसको कलर भी बोलते हैं, ठीक है, रंग कलर इसका एक ही मतलब है वर्ण का। तो इसके बारे में जानकारी हमें आगे देखते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे मैं बात की बात कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत कुछ चीज जानकारी बाद में ऐड की जाती है ऋग्वेद में, तो हम लोग वर्ण की बात कर रहे हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, ऋग्वेद तो पहले रचा गया है। देखो हमने क्या डिवीजन किया हुआ था, हमने डिवीजन 2 किए हुए थे, एक बार फिर से समझ लो, डिवीजन हमने 2 किए थे 1500 में। तो इसमें एक डिवीजन कौन सा था, ये वैदिक पीरियड था, ठीक है। और दूसरा क्या था, पोस्ट वैदिक था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, उत्तर वैदिक बोल रहे थे, ठीक है, बात समझ आई। और ये जो है यहां पे ऋग्वेद की बात हो रही है, यहां पे ऋग्वेद की बात हो रही, और ये जो है ये पोस्ट वैदिक में 3 जो है यहाँ पे कौन कौन है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और कुछ अन्य ग्रंथ और लिखे गए होंगे, ठीक है। तो ये कहां पे लिखे जा रहे हैं, पोस्ट वैदिक में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। ये पोस्ट वैदिक की बात हो रही है इसमें, नहीं अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमने इसके लिए वर्ण की बात करी है, वर्ण की बात कर रहे हैं
ठीक है। तो वहां पे कुछ ऐसी बात आ गई है, वहां पे ऐसी कुछ बात आ गई कि वर्ण का कहीं पे भी वर्णन मिला हुआ है हमें क्या, तो वो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो पीरियड है ये कब का है, ये 600 के बाद की बात हो रही है, ये जो है 600 के बाद की बात हो रही है, किंगडम्स जो है उसी टाइम की बात हो रही है, ठीक है। किंगडम्स तमाम सारे वहां पे, ये 600 के करीब जो है या 600 के बाद की हम बात कर सकते हैं। तो 1500 से लेके 600 के बीच में क्या है, ये पूरा का पूरा वैदिक पीरियड है, ठीक है। और इसी के आसपास जो है 16 महाजनपद, या 600 के बाद की बात करें तो वहां पे 16 महाजनपद आपको मिलेंगे, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वही एक चैप्टर है पूरा, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अब वर्ण की बात आ गई है कि वर्ण का जो है कहां उल्लेख मिलता है, तो यहां पे कुछ बातें हमें बताई जाएंगी, ठीक है। तो वैदिक की बात समझ आ गई, वैदिक क्या है, एक तो वैदिक का मतलब ऋग्वेद की बात हो रही है, दूसरा पोस्ट वैदिक में ये तमाम सारे यहाँ पे तमाम ग्रंथ और ये 3 वेद और रचित हैं, यहाँ पे कहां पे हैं वो, पोस्ट वैदिक में, ठीक है। तो वैदिक का सीधे तौर पे ऋग्वैदिक काल से हम ऐड करते हैं, और पोस्ट वैदिक में हम ये 3 जो और हैं हमारे पास में वेद, उनको हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई, चलो। तो इस गंगा यमुना क्षेत्र में हमने देखा हुआ था ऋग्वेद के बाद में तमाम यहाँ पे ग्रंथ हैं, जैसे और वेद भी हैं, कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ इसमें शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं, ठीक है। और इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया हुआ है, ठीक है। कुछ सामाजिक नियम भी रहे होंगे। उस समय समाज में कई समूह थे, और जिसमें पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, ठीक है, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित और योद्धा ये वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, ठीक है। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक ये निर्धन हुआ करते थे, ठीक है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है, पुरोहितों द्वारा, ठीक है, प्रेस द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा ये विभाजन किया गया है। और उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था और उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और दूसरा स्थान जो था वो शासकों था, जिनका हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्षत्रिय कहा जा रहा है, और उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य की बात करते हैं, और इसमें कृषक था, पशुपालक था, व्यापारी वर्ग, मुख्यतः व्यापारी वर्ग जो है ये आते थे। अंडरलाइन करते जाना। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। क्षत्रिय और वैश्य को यहां पे ध्यान रखेंगे, दोनों को ही क्या है, यज्ञ करने का अधिकार है। अभी आप देख रहे थे पुरोहित जो है, पुरोहित जो है यहाँ पे शामिल नहीं करते थे, क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। लेकिन व्यवस्थाएं कुछ जो है चेंज हो रही हैं। कब चेंज हो रही हैं, ये पोस्ट वैदिक में कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, वैश्य भी अनुष्ठान और यज्ञ करने के लिए आगे आ रहे हैं, अर्थात वो भी कर सकते हैं, उनको भी मान्यता मिल रही है, ठीक है। तो अधिकार, वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, और उन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इसको भी अंडरलाइन करते चलना, क्योंकि ये पोस्ट वैदिक की बात हो रही है, और पोस्ट वैदिक काल में लिख लेना वहां पर कहीं पे, पोस्ट वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों को अनुष्ठान या यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पे सॉरी वेदों का अध्ययन करने का, वेदों के अध्ययन करने का यह अधिकार नहीं था। पूछा जाएगा आपसे स्टेटमेंट तौर पर, ठीक है, कि पोस्ट वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हो सकता था, क्योंकि सामाजिक स्थिति जब हम पढ़ाएंगे ना आपको, तो आपको याद रहना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनको एक तरह से राइट नहीं था, वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, कल हम पढ़ रहे थे, वैदिक की बात कर रहे थे, तो वैदिक पीरियड में जो ऋग वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक की बात करें तो ऋग वैदिक काल की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने क्या देखा हुआ था कि उनके काम के आधार पर उनको वर्ण दिए गए थे। जैसे हमने कल बताया हुआ था आपको कि जो लोग युद्ध करते थे, कोई भी युद्ध कर सकता था, वो चाहे
किसानी करने वाला इंसान अगर वो बहादुर है, कुशल है, तो वो क्षत्रिय अर्थात योद्धा बन सकता था। और अगर वो मंत्रों का उच्चारण कर ले रहा था, ठीक है, तो वो पुरोहित भी बन सकता था। ठीक है, लेकिन यहां पे अब क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं जन्म के आधार पर, ये कब की बात हो रही है, पोस्ट वैदिक की बात हो रही है। यहां पे व्यवस्थाएं देखो कितनी चेंज हो रही हैं पोस्ट वैदिक में। ठीक है, तो जन्म के आधार पर क्या किया गया, अब सभी वर्णों का निर्धारण किया जा रहा है। और उदाहरण के लिए बात करें तो ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और वही जो भोजन संग्राहक थे, ठीक है, भोजन संग्राहक थे, इनको शामिल किया जाता है। साथ ही में से वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का कार्य करते थे। और इन लोगों से संपर्क जो है अपवित्र माना जाता था। ठीक है, कि भाई अगर आप इनके आ गए आप उनके, ठीक है, उनसे छू लिया तो क्या आप अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे और इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। ठीक है, क्यों, क्या मतलब है कि उसका व्यवसाय कुछ दूसरा है, ठीक है, कुछ व्यवसाय दूसरा है, तो आप ऐसे कैसे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। ठीक है, कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की और उस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और यहां पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब ये बात कहां पे हो रही है, उत्तर पूर्व की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो मगध की बात करें तो मगध आपको कुछ ऐसी ही जगह मिलेगा। ठीक है, मगध की बात कर लेते हैं एक बार। तो यहां पे हमें समझना क्या है, कुछ चीजें यहां पे तमाम सारी निकल के आएंगी। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, जैसे ये कहा जा रहा है कि काम के आधार पर, व्यवसाय के, कुछ लोग के व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। तो यहाँ पे एक पैरा दिया जाता है, जब भी आप आर एस शर्मा पढ़ोगे तो वहां पे एक पैरा दिया जाता है कि एक जो है वो उससे पूछा जाता है, एक लड़का है, ठीक है, तो वो कुछ दूसरा काम करता है, तो वो ऐसे बताता है वहां पे, किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऐसे, क्योंकि वहां पे देखो वर्ण व्यवस्था विद्यमान नहीं है। वर्ण व्यवस्था कहां से आ रही है, पोस्ट वैदिक में आ रही है। तो वो ऋग्वेदिक में ऐसे बताता है, कह रहा है कि मेरे जो पिता हैं वो पशुपालक हैं, मेरी माँ गृहिणी है, ठीक है, और मैं जो है बाहर काम करता हूँ। इसके बाद में मेरा भाई कुछ दूसरा काम करता, मेरा भाई दर्जी है, मेरी बहन जो है वो वेदों का अध्ययन करती है। तो यहाँ पे ये सब क्या हो गए, अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो क्या है, व्यवसाय के आधार पर वो कोई भी किसी भी वर्ण में शामिल हो सकते थे। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ पे तो इतने लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे हमारे पापा पशुपालक है, मम्मी हमारी गृहिणी है, हम जो है कहीं बाहर किसी राजा के यहाँ काम करते हैं, भाई मेरा दर्जी है, बहन मेरी अध्ययन करती है। तो वो क्या है, एक ही परिवार में इतने सारे लोग के वर्ण जो है, इतने सारे वर्णों के लोग कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, क्या है, काम के आधार पर वहां पे विद्यमान थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वर्ण व्यवस्था क्या है, पूरी तरह से चेंज होता है। एक साफ साफ आपको क्या है यहाँ पे डिवीजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ण जो है इसको यहाँ पे शामिल, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया कौन कौन से वर्ण किस किस में शामिल रहेंगे। ओके, तो ये तमाम सारी चीजें यहाँ पे हम, अब एक चीज आपको यहां से और निकल के आनी चाहिए कि जो यहाँ पे लास्ट लाइन है, कहा जा रहा है कि इस उपमहाद्वीप के, जहां पे आप देख रहे हैं ये तमाम सारे अनुष्ठान किए जा रहे हैं, इसी उपमहाद्वीप में, भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। अर्थात यहां पे ऊंच नीच की जो भावना है, ऊंच नीच की जो भावना है, थोड़ा खिसका दो, ऊंच नीच की जो भावना है वो बहुत कम है। ठीक है, ऊंच नीच की जो भावना है वो बहुत कम है। और वो कौन सा राज हो सकता है, और यहां पे कहा जा रहा है यहां पे पुरोहितों का प्रभाव भी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। लेकिन जब हम गंगा यमुना की बात करें तो गंगा यमुना जो दोआब एरिया है, ठीक है, जो गंगा यमुना जहां मिलती है आके, ठीक है,
उस वाले एरिया में हमने देखा हुआ था कि वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से क्या है, व्यवस्थित हो चुकी थी, पूरी तरह से एक सिस्टम में आ गई थी। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे, और वो कौन सा एरिया है, हम आपको कुछ मैप से दिखाना चाहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं महाजनपदों की, क्योंकि महाजनपद आपको कहां मिलने वाले हैं, इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलने वाले हैं। ठीक है, कैसे, ये कुछ एरिया आप देख सकते हैं। अगर यहां की बात करें तो ये वाले जो है एरिया यहां पे, ठीक है, वो जितने भी मिलेंगे ये सारे के सारे यहां पे देखेंगे कि जो सामाजिक और कुछ इस तरह से जो एक तरह से जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, या सामाजिक समानता, सामाजिक समानता अभी इस एरिया में काफी मिलती जुलती है। लेकिन अगर यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, कुरुक्षेत्र वाला या पांचाल की बात करें, ठीक है, जो कि महाभारत में आते हैं ना, ये सारे आते हैं, कुरु पांचाल आते हैं ना, आपने देखा हुआ कुरुक्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया में वर्ण व्यवस्था अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, सुदृढ़ हो चुकी, काफी मजबूत हो चुकी है। ठीक है, कहाँ पे, इस एरिया में। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है, और यहाँ पे क्यों नहीं होगी, यहाँ पे एक, जब आप आर्य शर्मा पढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ वो बताते हैं कि अभी जो यहाँ पे पुरोहितों का प्रभाव है वो इस एरिया में नहीं मिलता है, और इसी वजह से यहाँ पे सामाजिक समानता जो है, ठीक है, सोशल इक्वलिटी अभी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जैसे ही ये लोग यहाँ पे प्रवेश करेंगे, ठीक है, व्यवस्था यहाँ पे भी चेंज होने वाली है। लेकिन अभी क्या है, ये एरिया बचा हुआ है, हाँ, और यहीं पे ये तमाम सारे हमारे पास में महाजनपद जो है, ठीक है, महाजनपद, ठीक है, ये तमाम सारे मिलने वाले हैं। ओके, तो अभी पुरोहित वर्ग का वर्चस्व कहाँ पे है, ये कुरु पांचाल वाले क्षेत्र में। आप देख रहे हैं दिल्ली वाला एरिया पूरा, ठीक है, पश्चिमी यूपी की बात करें वहां पे भी इसका वर्चस्व है पूरी तरह से। ओके, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएंगे, अर्थात पूर्वी भारत में आएंगे, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में, तो यहाँ पे भी क्या व्यवस्थाएं बदलने वाली है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे इस काल की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे किंगडम्स और किंग और बात कर रहे हैं, तो अभी क्या है, यहाँ पे समानता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये महाजनपद की बात कर रहे हैं, और आपको मगध का हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, हमने शायद यहाँ पे लगाया होगा एरिया मगध, ये आपका एरिया है। देखो, मगध साम्राज्य में कुछ इससे रहेगा, हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए जानकारी। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी मतलब सब कुछ आ जाएगा इसमें। छोटा सा एरिया है मगध का। ठीक है, तो इधर क्या है, ये सोन नदी आती है, और इधर कौन है, गंगा। ठीक है, तो गंगा, तो कहा जाता है कि ये ऐसे बसा हुआ था, इधर से गंगा जा रही थी और इधर जो है ये सोन नदी है। ठीक है, तो यहीं पे क्या है, ऐसे बसा हुआ था। और ये आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इससे भी लगता हुआ एरिया था पूरा। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और तमाम सारा एरिया जो है ये एमपी का और यूपी का और पूरा बिहार जो है घेरे हुए था। ठीक है, तो उस टाइम का ये सबसे शक्तिशाली जो है, बहुत पावरफुल साम्राज्य था, और यहीं से कहा जाता है भारत का एकीकरण जो है होने लगता है। ठीक है, यही एक बेस है, ध्यान रखना, मगध जो है उस टाइम पे ये बेस है आप पूरे भारत को। और इसके बाद में आप देखोगे ना, जैसे कि मगध साम्राज्य की बात करें तो इसमें हर्यंक वंश आता है। ठीक है, अजात शत्रु इसमें मेन रहता है, लीड करता है इसको। फिर इसके बाद में शिशुनाग वंश आता है थोड़े काल के लिए। फिर नंद जब आते हैं, आप जानते हैं नंदास जो है, ठीक है, जब नंद डायनेस्टी आती है तो इसके बाद आप देखेंगे ओवरऑल पूरा भारत, इतना छोटा सा एरिया छोड़ दिया जाए, इतना थोड़ा सा इधर भी एरिया हल्का सा छोड़ दिया जाए, ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा एरिया आप कह सकते हैं छोड़ दिया था, तो पूरा का पूरा भारत जो है ये नंद डायनेस्टी में आता था। ठीक है, और इसके बाद में आप बात करोगे जब नंदों को हरा के मौर्य काल आएगा, ठीक है, तो मौर्य में आप देखोगे इससे भी बड़ा भारत जो है, ठीक है, जो इन्होंने बनाया हुआ था उससे भी ज्यादा एरिया घसीटते हैं। तो थोड़ा सा एरिया ये छोड़ देते हैं और जरा सा एरिया यहाँ पे छोड़ देते हैं, और पूरा का पूरा यहाँ तक जो है वो ऐसे समेटे रहते हैं। तो इतना बड़ा कहा जाता है ये कि जहां ब्रिटिशर्स नहीं पहुंच पाए हुए थे वहां तक की मौर्यों ने क्या किया हुआ था, शासन किया हुआ था। ठीक है, ये अपने आप में उस टाइम की बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं ये कहा जाता है कि अभी की बात कर, मॉडर्न एरा की बात कर, कहा जहां पे ब्रिटिशर्स ने शासन नहीं किया हुआ था, ठीक है, नहीं कर पाए थे, ये पुरानी बात कर रहा हूं ना। जैसे इतिहासकारों का मानना है कि जो ब्रिटिशर्स आए हुए थे, हालांकि उन्होंने पूरे भारत में किया हुआ था, राज शासन किया हुआ था, लेकिन
जहां पे ब्रिटिशर्स नहीं पहुंच पाए उससे ज्यादा का बड़ा एरिया का शासन जो है वैसी वैसी जगह पे मौर्यों ने शासन किया था। जैसे आप देखो ब्रिटिशर्स जो है ना अफगानिस्तान को लेते ही रह गए, बहुत मुश्किल से नहीं ले पाए हुए थे, बाद में क्या हाथ पैर जोड़ने पड़े। हमें पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया, हमने पढ़ा भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये मौर्यों के काल में था, ठीक है। और यहाँ की बात करें इस वाले एरिया में, यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे नहीं थे। और आप देखोगे जो ये एरिया अफगानिस्तान वाला जो एरिया है इसके थोड़ा सा कहा जाता है कि टर्की तक के जो है, टर्की तक का जो है ये मौर्य साम्राज्य लगता था जाके, टर्की तक के लगता था जाके, ठीक है। तो ठीक है, तो टर्की तक का जो है सम्राट लगता था मौर्यन का। बात समझ आ गई? तो ऐसे कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा एरिया यहाँ पे छोड़ दिया जाए और ये वाला एरिया छोड़ दिया जाए, लेकिन पूरा का पूरा जो है वेस्ट इंडिया से लेके आप आगे तक निकल जाओगे तो टर्की तक का एरिया जो है मौर्यन के उसमें काल में लगता था जाके, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या बात करने वाले हैं, मगध की बात करने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? वो समझ में आ गया जो कि मौर्य जो है ब्रिटिशर्स जहां नहीं पहुंचे थे वहां पे आर्यों ने भी क्या, वो मौर्यों ने भी क्या किया था, शासन किया हुआ था, ठीक है। ओके, चलो तो चलते हैं हम लोग आगे। ये सब आपके पास में रहेगा मटेरियल, आप लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो व्यवस्थाएं बनने वाली हैं जहां पे अभी सामाजिक समानता या आर्थिक असमानता जो है बहुत कम है, कम है मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं, तो क्योंकि वो शासक वर्ग रहे ना, तमाम सारे एम्परर वहां पे रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ असमानताएं, इनइक्वालिटी रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया हुआ था, ठीक है। इसकी हम लोग बात करने वाले हैं कब, जब बौद्ध और जैन धर्म आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, इस वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, ठीक है। आगे तो हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ऐसे कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पे सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम है। तो अब हम महाजनपदों की बात करने वाले, तो पहले जनपद फिर महाजनपद। तो एक चीज और यहां पे सुनते चलो, इस जनपद और महाजनपदों का निर्माण क्यों हो रहा होगा। हमने देखा हुआ था कि वैदिक पीरियड में कबीलेई समाज था, सोसाइटी कैसी थी, कबीला बना के लोग रहते थे और उसी के लोग क्या उनको युद्ध के आधार पर, बहादुर के आधार पर क्या शासक चुनते थे, सरदार चुना जाता था। लेकिन अब क्या है, व्यवस्थाएं आपको चेंज मिलेंगी यहाँ पे। अब बड़े बड़े जनपद बन रहे हैं, अर्थात लोगों ने उत्तर वैदिक की बात करें, पोस्ट वैदिक की बात करें, तो वहां पे विलासतापूर्ण जीवन, लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करी हुई थी। और जो कबीले में रहते थे अब वो बड़े बड़े एरिया को घेर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े एरिया को घेरना चाह रहे हैं। जो सरदार हैं उनकी क्या लालसा ऐसी है कि अब जो है हमारा जो कोई अगर शासक आगे बनेगा तो हमारा बेटा ही बनेगा, ठीक है। तो एक तो वंश के आधार पर, ठीक है, और आगे तमाम सारा एरिया जो है वो घेर रहे हैं। तो ये जो जनपद आपको बनते मिलेंगे ना, ये वही एरिया हैं जो पहले कबीले हुए करते थे, ठीक है। अब कबीले क्या कर रहे हैं, जो वहां के शासक सरदार हुआ करते थे, उस बड़ा एरिया घेर रहे हैं, काफी ज्यादा क्षेत्र घेरते हुए वो जनपदों का निर्माण कर रहे हैं और लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को, आसपास लोगों से युद्ध कर रहे हैं और लोगों को हरा के उनका जो है जो क्षेत्र है, एरिया, उनको अपने शामिल कर रहे हैं और बड़े बड़े राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। लिंक कर पा रहे हो कि कैसे कैसे हो रहा, पहले कबीली समाज था और अब जो है यही वही कबीले क्या है, वहां के जो सरदार हैं उनको जनपद या राज्य कहा जाता था, स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। और इसके बाद में आप देखोगे ये आगे चल के महाजनपद बनने वाले हैं, मतलब और भी लालसा इनकी क्या है। और वो जब महाजनपद बनेंगे तो ध्यान रखना उस टाइम पे होगा क्या, अभी हम पढ़ाने वाले हैं आपको, थोड़ा सुन लो। अभी तो एरिया घेरा हुआ है, उस टाइम पे जैसे महाजनपद पीरियड आएगा, आपको 600 की बात कर रहे हैं, उसके आसपास का एरिया है जो है टाइम फ्रेम है, वहां पे लोहे का आविष्कार हो जाता है, ठीक है। और लोहे का आविष्कार हो जाने का मतलब आप समझते हो, ठीक है, वहां पे कि बड़े बड़े हथियार बनाना, ठीक है, और तमाम सारे ऐसे फेंकने वाले हथियार, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जहां ये जो अभी हम मगध की बात करें, शक्तिशाली क्यों बनेगा, शक्तिशाली इसी वजह से बनेगा कि यहाँ पे लोहे जो का भंडार जो है वो काफी ज्यादा मिल जाता है और ये तमाम सारे हथियारों का निर्माण करता, तमाम सारे वेपन्स बनाता था, फेंकने वाले कहा। वो देखिए, अपने बाहुबली मूवी देखी हुई है, बाहुबली में वो पहले में क्या एक एक एक, एक वो चक्र लगाता है, इस तरह से चलता रहता है,
हाँ, आ नहीं पाया। आपने देखा होगा शायद बाहुबली 2 में है कि फर्स्ट में है ना, तो वो काटता हुआ चलता है सबको, ऐसे एक तरह से पंखा टाइप का लगा होता है, वो काटता हुआ चलता है। तो ऐसे ऐसे मगध में ऐसे ऐसे औजारों का निर्माण हुआ था। ठीक है, किसे, जब लोहे का पता चल गया। तो जब लोहे का पता चल गया तब लोगों ने क्या कहा, और लोगों पर वर्चस्व किया जाए, तो महाजनपदों का कुछ ऐसे निर्माण आपको देखने को मिलेगा, और उसमें कुछ रिपब्लिक भी रहेंगे, कुछ रिपब्लिक रहेंगे, ठीक है, कुछ गणतंत्र रहेंगे वहां पे। ठीक है, हम लोग बात करने वाले। तो बात समझ आ गई, लिंक किया आपने कैसे कबीला से जनपद, और फिर इसके बाद में महाजनपदों का निर्माण कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं जनपद की। ठीक है, क्या क्या था इसमें, क्या व्यवस्थाएं थी, जो यहाँ पे सामाजिक असमानता जो है अभी उतनी ज्यादा नहीं थी। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। समझ रहे हो, पहले क्या जन जन क्या होते थे, कबीले होते थे। ठीक है, अब क्या है, ये जनपदों के राजा होने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद ये मानचित्र 4 में दिखाए गए, अभी हमें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, आपको शायद दिख भी रहेंगे। जनपद कुछ इस तरह से है, ये तक्षशिला, ठीक है, अवंती, उज्जैनी, इधर कुरुक्षेत्र है, पांचाल है, कौशल है, कौशाम्बी है, वैशाली है, मगध है, अंग है, ठीक है, वज्जी है, तमाम सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से। ओके, तो ये थोड़े जनपद हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी देखा। पुरातत्व अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट ने इन महाजनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की हुई है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। एटा के पास में, एटा मैनपुरी वाला जो एरिया है, ठीक है, आप जानते हैं, फरुखाबाद वाला एरिया। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, और वे चावल, गेहूं, दाल, यहाँ पे दालें, धान, जौ, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में, प्रश्न है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? और अध्याय 3 की बात हम लोग क्या करें, देखो कौन सा अध्याय 3 है उसमें, अध्याय 3 कौन सा है? हड़प्पा की बात हो रही है। तो हड़प्पा में क्या क्या नहीं मिला था हमारे पास में, गन्ना नहीं मिल रहा था, दाल नहीं मिल रही थी, ठीक है, तिल और सरसों नहीं मिल रहे थे, ये हमें नहीं मिल रहा था, हमें चावल, गेहूं, धान और जौ मिल रहा था केवल। अब हम कुछ और भी फसलें उगाने लगे हुए हैं, और वो कैसा समाज है अभी, जनपद अर्थात कबीलों से हट के कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कबीलों से थोड़ा सा हट के जनपद। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और इसमें कुछ धूसर थे और कुछ जो है लाल रंग के हुआ करते थे, कुछ ग्रे कलर के थे। धूसर समझ रहे हो, ग्रे कलर के, लिख दो इधर पे लिख रहा होगा, ठीक है, कहीं पे आगे पेज में। यहाँ पे क्या है, धूसर मतलब क्या होता है, ग्रे कलर। कुछ ग्रे कलर के थे और कुछ रेड कलर के, कुछ यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले होंगे। और इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिसे क्या है, चित्रित धूसर पात्र भी कहा जाता है। ठीक है, कलर्ड ग्रे वेयर जिनको बोला जाता है, क्या बोला जा रहा है, कलर्ड, ठीक है, कलर्ड ग्रे वेयर। ठीक है, तो चित्रित धूसर मिले हुए। अब आप देख रहे हो, कुछ पहले हमने देखा हुआ था कि केवल वो क्या करते थे, लाल बर्तन बनाते थे। आरंभिक नगर की बात कर रहे थे, अर्ली सिटीज की बात कर रहे थे, तो उसपे क्या काली पेंटिंग करते थे। आपको याद आ रहा कुछ, रेड का था, और उसपे क्या काली पेंटिंग करते थे। हमने बताया था मुख्यतः कौन सा कलर यूज करते थे, ब्लैक का यूज कलर यूज। लेकिन अब देख रहे हो क्या क्या मिल रहा है, चित्रित धूसर की बात हो रही है, कलर्ड ग्रे वेयर की बात हो रही, पोर्ट्स जो है कुछ इस तरह से बर्तन मिलेंगे आपको, अर्थात तमाम सारे यहाँ पे क्या है, कलर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ठीक है, तो कुछ ज्यामिति ज्योमेट्रिकल टाइप का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से की गई है, चित्रकारी कुछ इस तरह से ऐसे की गई है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सरल रेखाओं में हो सकती, कुछ ऐसे देखो, ये सरल रेखाओं में कुछ ऐसे ये लाइनें की गई। ठीक है, और कुछ जो है ज्योमेट्रिकल टाइप का, या त्रिकोण ऐसे कुछ बनाते हुए, ठीक है, ट्रायंगल बनाते हुए, ठीक है, रेक्टेंगल बनाते हुए, कुछ ऐसे जो है यहाँ पे ये आकृतियां बनाई गई। एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे दिख रहा है कि चित्रित धूसर पात्र, कलर्ड ग्रेवेयर, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां हैं और कटोरियां मिली हुई है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के
सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो अभी देखो जब हम अपने इधर की बात करें, ठीक है, तो होता क्या था, जब भी कोई रिश्तेदार आते थे तो ऐसा होता था कि वही रिश्तेदार, मैं अब बता रहा हूँ पुराने जमाने, क्योंकि अभी आप मुझसे काफी छोटे हो गए, कम से कम 8-8 10 साल छोटे ही हो गए, तो उस टाइम हाँ, तो मैं अभी बात बताता हूँ कि यहाँ पे जान रहे हो ऐसे निकाला जाता था कटोरियाँ, जैसे कांच की हैं या चीनी मिट्टी के बर्तन, उनको रखा जाता था जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था। ठीक है, तो स्पेशल ओकेजन में इनसे जब कोई रिश्तेदार आने वाला होता था, शादी ब्याह में जब कोई आता था देखने के लिए, तब है ऐसे बर्तन निकाले जाते थे। ठीक है, उससे पहले नहीं निकाले जाते थे। ठीक है, तो ये संभवतः ऐसा जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि भाई ये कुछ इस तरह से रहे होंगे कि भाई जब स्पेशल ओकेजन कोई होता होगा तब जो है ये निकाले जाते हैं। ठीक है, तो जनपद की हमने बात करी, महाजनपद की बात कर रहे हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है और अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि की बात करते थे। ठीक है, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे और इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। ठीक है, और इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का यहाँ पे इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया करते थे और इसके लिए संसाधनों की भी यहाँ पे आवश्यकता पड़ती थी। तो हमने बताया कि बता दिया था कि जनपदों से महाजनपदों का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब वही जनपद जो कुछ शक्तिशाली हो गए, काफी पावरफुल हो गए, तो उन्होंने तमाम सारे अपने एरिया को घेर लिया। इसके बाद में दीवारें खड़ी करी, तमाम सारी वॉल्स जो है उसको खड़ा करने के बाद में अपनी राजधानियां बनाई और अपना शासन करने लग गए। ठीक है, तो पावरफुल होने के साथ में, और वो पावरफुल कैसे हुए थे हमने बताया था भी, सबसे बड़ी बात है लोहे से परिचित हो जाना। ठीक है, अतरंजी खेड़ा जो अभी हमने देखा हुआ था एटा के पास में, वहां पे जखीरा मिला हुआ है इसका, लोहे का, आयरन का। ठीक है, तो जखीरा मिला हुआ है। अगर हम बात करें मगध की, तो मगध में जखीरा मिला हुआ है। और अभी जब अवंती की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे अवंती और मगध, जैसे ये वाला एरिया हम देख रहे थे, ये मगध है और ये अवंती है, इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, जब भी आप आर एस शर्मा पढ़ोगे तो आपको यही बताया जाएगा कि इनकी, मगध की और अवंती की जो है बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे शासक हुआ था चंड प्रद्योत जो है यहाँ पे शासक हुआ करता था। तो अब बनती क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर यहाँ पे लोहा मिला है ना, तो इनके पास में भी लोहा मिल गया यहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं कि इन्होंने अगर औजार बनाए हुए तो औजार इन्होंने भी बना लिए हुए, तो क्या है ना, तो ये अवंती वाले इनसे डरते ही नहीं थे, ये बराबर धमकाते थे, तो क्या इस पे चढ़ाई कर देते थे आके। ठीक है, तो लोहे का आप देख रहे हो, लोहे का अगर मिलना यहाँ पे इतना ज्यादा भयावह हो सकता है, तो सोचो आज की स्थिति कैसे हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं, भगवान ही जाने। ठीक है, क्योंकि अभी आप हमने कल मैं न्यूज में पढ़ रहा था, एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, कई सारे सैटेलाइट भेज रहे हैं हजारों की तादाद में। कई सारे जो है सैटेलाइट भेज रहे हैं भाई साहब। अब उनका मानना है कि हम मार्स पे क्या बसाने वाले हैं, बस्तियां बसाने वाले हैं। ठीक है, और कल हमने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था, परसों शायद आप लोग क्लास में थे ही नहीं। ठीक है, उसमें क्या है कि एक जापान में एक ऐसे ट्रेन बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक ट्रेन बनाने को बोल रहे हैं, जैसे हम लोग ना स्टेशन में जाते हैं, इधर इस कॉन्टिनेंट से उधर कॉन्टिनेंट जाते हैं ना, तो उसी तरह से जापान क्या कर रहा है, जापान कह रहा है कि हम सारे ग्रहों से घूम के वापस पृथ्वी पे आ जाएंगे, ऐसी एक ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो एक वैक्यूम टाइप का बनाया जा रहा है, टनल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ वो अपनी टेक्नोलॉजी प्रयोग करेगा, अब भगवान जाने कैसी टेक्नोलॉजी प्रयोग करेगा। ठीक है, तो पहले वो टनल कैसे बनाया जाएगा सोचो।
ऊपर कैसे, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जापान की एक ऐसी ट्रेन बनाई जाए, ठीक है, कि वो सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, उन सब पे जाके बढ़िया से पिकनिक मना के वापस पृथ्वी पे आ जाओ। अभी देखो, अब क्या कर सकते हैं भाई, अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी एलन मस्क ही काम कर रहे हैं कि भाई हम बस्ती बसानी है जाके मार्स पे जाके, तो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आविष्कार हुआ किसका, आयरन का। तो आयरन से क्या है, तमाम सारी चीजें जो है यहाँ पे मिलने आपको स्टार्ट होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पे चीजें हो रही हैं। ओके, तो ये महाजनपद की बात करी हमने, महाजनपद की हमने बात करी यहाँ पे। ओके, तो काफी लोग परिश्रम करते थे और काफी शक्तिशाली हो गए थे राजा। अब राजा सेना रखने लगे थे, पहले इससे पहले सेना नहीं हुआ करती थी, हमने देखा हुआ था, ठीक है। हाँ, पूरी तरह से कबीली समाज था। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, ये 84 प्रश्न में हम लोग देखो, आहत सिक्के समझ रहे हो, अगर हम यहाँ पे इस तरह से मोहर लगा दें ऐसे, ठीक है, ऐसे मोहर लगा दे आहत सिक्के, ऐसे नहीं, मोहरे देखी थी आपने, सील्ड जो लगाई जाती है ऐसे, उसी को आहत सिक्के बोलते हैं। मतलब एक तरह से मोहर किसकी होती थी, जो 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 एम्पायर है वहां का, ठीक है, हाँ, उसी की मोहर होती थी। जैसे मैं कोचिंग की बात करूँ, आपने मोहर लगाई जाती है यहाँ पे, तो उसी का मान्यता एक तरह से क्या उनको मिल जाती थी कि हाँ ये, हाँ हाँ, लीगलिटी मिल जाती थी कि ये लीगल है इसमें, मतलब ठीक है। तो कुछ क्या है, आहत सिक्के दिए जाते थे, ठीक है, के रूप में होता था। और इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इसके बारे में हमने बता दिया है। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार से भिन्न थे, दो अंतर बताओ। पहले तो वो क्या कबीला में रहते थे, दूसरा वह उनका चुनाव कैसे होता था, जनता चुनती थी, ठीक है, इलेक्ट किए जाते थे। अब क्या है, यज्ञ के आधार पर ये काम हो रहा है, ओके। और अब जनता नहीं, अब क्या बड़े बड़े राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, बड़े बड़े उनके पास में प्लेसेस हैं, उनके किले हैं, महल हैं बड़े बड़े से, ठीक है। तो ये तमाम सारे अंतर हम बता सकते हैं। पहले राजा हुआ ही नहीं करते थे, ऋग्वेद काल की बात करें तो राजा कहाँ हुआ करते थे, जो किसी की देखभाल कर ले ठीक से, अभी ने अपने कबीले की देखभाल कर ले, उसी को क्या है शासक मान लिया जाता था, ठीक है, सुरक्षा कर ले लोगों की, बाकी उनके पास में कोई ऐसे अधिकार नहीं थे। तो हम बहुत बड़े अंतर बता सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जानते हो कहाँ पूछा जा सकता है, ये आपके स्टेट पीसेस में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ध्यान रखेंगे। यूपीएससी में तो बिल्कुल भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टेट पीसेस की बात करें, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुछ मूलभूत अंतर बताओ। और ये कितने मार्क्स का रहेगा आपके पास में, 8 मार्क्स का रहेगा कुल मिलाकर। तो इतना आपके पास में यहाँ पे माल है कि आप लिख सकते हो कंपैरिजन करके, कहां से, ऋग्वैदिक काल से लेके और अभी तक का जो है पोस्ट वैदिक की बात करें, और ये महाजनपदों के राजाओं की बात करें, लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, तमाम सारा माल मिल जाएगा आपको मटेरियल। ओके, तो ये एक एक दीवार बताई जा रही है, कुछ हिल देखो, कौशाम्बी किले की दीवार है ये, और ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। और इसके एक भाग का निर्माण जो है संभवतः 2500 साल पहले ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे किया गया होगा, ठीक है, 2500 साल पहले ऐसा किया गया होगा। लेकिन ध्यान रखना ये कुछ गड़बड़ यहाँ पे है चीजें, 2500 साल पहले तुम्हारा जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है, ठीक है, लेकिन अब उसमें एनसीईआरटी में दे रहा है हाँ 3000 से 2500 के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे कैसे कैसे महाजनपदों का निर्माण हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं, टैक्स की बात करते हैं। तो महाजनपद एक बार देख लो पहले, ठीक है, मैं कोई अलग से फोटो दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे महाजनपद थे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आएगा महाजनपद विस्तार से। टैक्स की हम लोग बात करने वाले हैं बाद में। दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है क्या, थोड़ा सा अगर हम इसको, हालांकि मैं लिखता चलूंगा कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में है समझ जाएंगे आप। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे डिवाइड करके करेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये वाला जो एरिया है सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि महाजनपदों को जो निर्माण की प्रक्रिया है वो सबसे पहले आप देखोगे, ठीक है, यहीं से, हमने देखा था ना उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहे थे हम, नॉर्थ ईस्ट की बात कर, तो यहीं से होता है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, हालांकि बाद में होते यहाँ पे भी हैं, लेकिन क्या है मुख्यतः हम लोग यहाँ की बात करने वाले, कहाँ से, यहाँ से। तो स्टेट वाइज गिनेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा, स्टेट वाइज हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जो है आप देख रहे हैं क्या है, काशी है,
और इसकी जो कैपिटल रहेगी क्या है, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी कैपिटल इसकी, कैपिटल है इसकी। ओके, काशी उस टाइम उसको वाराणसी मतलब ये कैपिटल कहा गया, उसकी वाराणसी जो है कैपिटल है। ठीक है, उस समय काशी कहा जाता था मुख्यतः। आप देखोगे जो पुराने जमाने और ऋग्वेद में लिखा है उसको वाराणसी को काशी कहा गया है। ठीक है, काशी कहा गया उसको। दूसरा है यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, ये यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, वस्त। और इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, कौशाम्बी है। और मुख्यतः कौन सा एरिया रहेगा, ये इलाहाबाद वाला एरिया। ठीक है, दूसरा आप देखोगे यहाँ पे ये जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है अभी, तो हमें दो मिले यहाँ पे। मल, ये जो इसकी कैपिटल है क्या है, कुशावती है। ठीक है, कुशावती है, ये कौन सा एरिया है, मल्ल का है। और यहाँ पे ये देवरिया है, बस्ती है, गोरखपुर है, पूरा एरिया। ठीक है, किसमें समाहित है ये, मल्ल में। ओके, और इसके बाद में आओगे, ये कौशल है। कौशल जो है ये श्रावस्ती या वस्ती जिसको हम लोग बोलते हैं, गोंडा वाला एरिया है। ठीक है, बस्ती और गोंडा वाला थोड़ा सा एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये कौन सा है, कौशल। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, श्रावस्ती। इसके बाद में पांचाल, यहाँ पे हम आएंगे और पांचाल की यहाँ पे एक दो राजधानियां, दो कैपिटल है। एक तो अहिच्छत्र है, ये नॉर्थ में पड़ेगी, और दूसरी क्या है, काम्पिल है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये अहिच्छत्र है, ये नॉर्थ में है, और ये साउथ में है, इसको क्या बोल रहे हैं, काम्पिल है। ओके, इसकी दो राजधानियां हैं। और ये एरिया कौन सा रहेगा, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, और एक और भी आप ऐड कर सकते हैं, हरदोई वाला एरिया, हरदोई वाला एरिया। ठीक है, तो ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और हरदोई, कुछ इस तरह वाला एरिया रहेगा। तो इसमें कितने हमने देखे, 5 देखे। एक और है सूरसेन, ये कहां पे, इसकी जो कैपिटल है मथुरा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हमें कहा मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। एक और बाकी, हाँ एक और है, ये 7 है। इसका नाम क्या है, चेदी। इसका भी महाभारत में खूब उल्लेख किया गया, चेदी नरेश, चेदी नरेश बोला जा रहा है। सोथेवती, ये क्या है, इसकी राजधानी सोथेवती है। और ये जो एरिया है ये क्या है, बुंदेलखंड वाला पूरा एरिया। अब बुंदेलखंड में महोबा, ठीक है, हमीरपुर, और ये जो थोड़ा सा आप कह सकते हो उरई वाला एरिया है। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब पूरा का पूरा चेदी में आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, झांसी वाला पूरा एरिया जो है हम ऐसे गिनेंगे। ठीक है, पूरा जो है झांसी वाला था, बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वो किस में आ जाएगा, चेदी में आ जाएगा। और इसकी जो कैपिटल है उसको क्या है, सोथीवती हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 7 जो है हमारे पास में कहां पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, महाजनपदों की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ आ गई, आप लोग एक बार देख लेना जाके इसको। फिर हम बात करते हैं, यहां पे आते हैं बिहार की, बिहार की बात कर लेते हैं। बज्जी, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, वैशाली। और यहां पे आप देखोगे ये विदय और मिथिला, और इसमें जो शामिल रहेंगे ये तमाम सारे आप देखोगे, दरभंगा वाला एरिया है, मुजफ्फरपुर वाला एरिया है। ठीक है, जो यूपी से जस्ट लग ही रहा होगा। देखो यूपी से थोड़ा सा आप देखोगे अंदर आओगे, यहाँ पे सासाराम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप हाँ बिहार, ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो है ये एरिया जो लगेगा कहाँ का है, बिहार वाला। तो ये बज्जी की जो राजधानी रहेगी क्या है, वैशाली है। ठीक है, और इसमें विदय, मिथिला और ये जो एरिया रहेगा खास तौर पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा। फिर दूसरा अंग है, ये अंग, इसकी राजधानी क्या है, चंपा। इसमें क्या रहेगा, भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया रहेगा। और इसके बाद में ये है हमारा मगध, सबसे शक्तिशाली उस टाइम का मगध। इसकी राजधानी क्या है, राजगिरी है, या राजगीर भी इसको कहा जाता है, या गिरी ब्रिज इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पूरा मगध एरिया, इसकी 3 तरह से नाम इसको गिने जाते हैं। एक तो राजगिरी बोला जाता है, एक राजगीर भी बोला जाता है। ठीक है, राजगीर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसी को, और इसको और भी बोला जाता है का, गिरी ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, गिरी ब्रिज इसको बोला जाता है। तो ये हमने 3 बिहार में, तो हमारे पास में 7 और 3 10 हो गए। अब 6 और बाकी हैं। ठीक है, 6 अलग अलग हैं। जैसे एमपी की हम बात करें तो एमपी में क्या है, अवंती। इसकी जो राजधानियां हैं 2 हैं, कौन कौन सी हैं, उज्जैन है और महिष्मती है। और उज्जैन जो रहेगी ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है,
ये साउथ कैपिटल है इसकी, ये नॉर्थ कैपिटल है। ओके, ऐसे। और इसके बाद में आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो, ये आप तेलंगाना और ये कर्नाटक है और ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है और ये तेलंगाना है। हाँ, और इसके बाद में ये केटी मतलब कर्नाटक, तो ये पूरे बॉर्डर में है। और इसकी जो इसको क्या बोल रहे हैं, अस्मक बोल रहे हैं, अस्मक। और इसकी जो राजधानी है पोटली या पोथन बोला जाता है इसको, या पोतन, ठीक है, पोटली या पोतन, इस तरह से। ओके, और ये गोदावरी क्षेत्र का एरिया है, ठीक है। आप जानते हैं गोदावरी ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो यही वाला इसी के ऊपर है। कल में देखा हुआ था गोदावरी क्षेत्र, गोदावरी के बगल में उसकी सहायक ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, भीमा थी। हाँ, और घोड़, घोड़ नदी के आसपास कौन सा एरिया था, इमाम गांव। इमाम गांव कहाँ पे था, महाराष्ट्र में, ठीक है। हाँ, इमाम गांव पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि हमने बताया था 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन था वो, ये अजंता की गुफाएं कौन सी नदी के किनारे बसी हुई हैं, कौन सी नदी के किनारे हैं। तो उसी तरह से प्राचीन काल में इमाम गांव जो है, जहाँ पे तमाम सारे कंकाल मिले हुए हैं, जहाँ पे बिग स्टोन का एरा है, ठीक, इमाम गांव में है, तो वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो घोड़ नदी के किनारे। कैसे लिखा गया है, घोड़, घोड़ नदी ये है इस समय, ध्यान रखेंगे आप लोग, बड़ी अटपटी नदी है, पता भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो अस्मक कहाँ पे है, ये बॉर्डर पे मिलता है, 3 राज्यों के बॉर्डर पे आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये गोदावरी क्षेत्र में आपको सीधे तौर पे बताया जा रहा है। ओके, तो हमने कितने राज्यों की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात करी हमने, इसके बाद में बिहार की बात करी, इसके बाद में एमपी की बात करी, और महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो तेलंगाना वाला एरिया है। लेकिन खासकर ध्यान रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि जो एरिया है ये महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। ये जो अस्मक आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ये कहां पे आता है, ये महाराष्ट्र में। तो हमें एक आइडिया लेके चलना है, 3 राज्य नहीं गिनने हैं हमें, क्या महाराष्ट्र ध्यान रखना। तो अस्मक, ये क्या इसकी राजधानी पोटली या पोतन, इसकी जो क्षेत्र है गोदावरी क्षेत्र। तो हमने 3 राज्यों की बात करी, 3 क्या 4 हो गए अब, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे राजस्थान की, ठीक है। तो राजस्थान में ये मस्त महाजनपद है, और इसकी जो कैपिटल वो क्या है, विराटनगर, ठीक है। और इसमें कौन सा एरिया रहेगा, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर वाला एरिया है, ठीक है। तो कहाँ के हो, पता था कहाँ का ये मस्त है आपके पास, आसपास महाजनपद हुआ करता था पहले, हाँ, ठीक है। तो ये एक कहाँ पे मिल रहा है हमको, राजस्थान में मिल रहा है। तो कुल मिला के हम 7 3 10 और 11 12 और 13 हो गए, 3 और बाकी हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे हरियाणा में, और दिल्ली वाला एरिया जो है पूरी तरह से बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, कुरु, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, ये वही इंद्रप्रस्थ है जो कि युधिष्ठिर ने अपना खुद बनाया हुआ था इसको, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। युधिष्ठिर ने इसको खुद बनाया हुआ था। ये पहले कैसा एरिया था, ये अरावली पर्वतों से पहाड़ी एरिया था पूरी तरह से, अरावली जो पर्वत है, पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक है, और वही वाला एरिया है। और वही दिखाया जाता, महाभारत जब आप देखोगे तो वही दिखाया जाता है कि वहां पूरी तरह से पत्थर है, और वो कौन से, अरावली की पहाड़ियां छोटी छोटी। तो उसको साफ करके बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं, ये इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, इंद्रप्रस्थ को बनाते हैं। तो कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, और दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला जो एरिया है इसमें आएगा, ठीक है। तो एक कहाँ मिला हमें यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा पे बॉर्डर पे मिला, तो इसको हम लोग क्या गिनेंगे, दिल्ली गिनेंगे, ठीक है, दिल्ली इसको हम लोग गिनेंगे। अब हमारे, हाँ वही एरिया है, इंद्रप्रस्थ स्टेशन बना दिया गया वहां पे, हाँ स्टेशन, इंद्रप्रस्थ स्टेशन है ना, हाँ वही। नहीं नहीं, देखो ये कहा तो जाता है, देखो कि जो महाभारत है, रामायण है, ये एक लिखी गई कहानी है, ठीक है, कोई सत्यता की जांच नहीं। हम जो आप कह सकते हैं कि बहुत हम ट्रुथ जो है वो यहाँ पे नहीं काम करता है। कहा जाता है कि तमाम सारी कहानियां लिखी गई, उनमें से महाभारत और रामायण भी एक ऐसे पुराण हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कहा जाती है कि जहाँ जो लिखे गए ना, वह जो लिखा गया एरिया है, ठीक है, वो एरिया मिलते हैं। जब भी आप भारत घूमोगे जाके तो एरिया वो मिलता है। तो कुछ लोग कंफ्यूजन ये रहता है कि तमाम सारी चीजें जो वहां पे लिखी गई हैं इस समय है ही नहीं, या इस समय है उसमें लिखी नहीं गई हैं, और उनकी बाकायदा जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने खोज की हुई है कि यहाँ पे पहले से विद्यमान थी। तो पहले से विद्यमान चीज, जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का महाभारत में कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया,
जबकि अभी आर्कियोलॉजी सब खोजते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी बहुत पुरानी है। महाभारत तो अभी लिखा गया, महाभारत जो है आप देखोगे ऋग्वेद या पोस्ट वैदिक काल में लिखे गए हैं सारे, ठीक है। तो ये सारी कहानियां कहा जाता है कि ये वैसी कुछ जातक कथाएं हैं, ठीक है, जातक कथा, हाँ, जो काल्पनिक है, कल्पना करने वाली, एकदम से काल्पनिक है, ये पूरी तरह से रची गई है ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन कई सारी ऐसे जगह मिलती हैं जिनको मान्यता है कि हाँ कुछ ऐसी चीजें रही होंगी, ठीक है। तो मतभेद है, आप देखोगे कहीं भी नहीं, स्टडी नहीं करते हैं उसको, वो नहीं करते हैं इस तरह की स्टडी। नहीं, हिस्टोरियन करते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन वो ऐसी मानते नहीं बिल्कुल से, वो ये बोलते हैं कि काल्पनिक कथाएं हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस भी बोलते हैं, हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, मानते नहीं है इस तरह का। कई लोग जैसे आप भाई मानता है, हम लोग मानते चले आ रहे हैं, ठीक है, कि हम पूजा करते हैं, ठीक है, ये अलग बात है, और अयोध्या ये तमाम सारे वर्णन किया गया वहां पे, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इसको नहीं मानते हैं। उनका यही मानना है कि भाई ये जो है लिखी हुई कहानियां हैं, और उसी के आधार पर क्या है यहाँ पे तमाम सारे, जैसे आप तो मैं बोलूँ, कल्पना करो यहाँ पे, ठीक है। एक मैं मूवी देख रहा था राविन करके, राविन वो उसकी मूवी है, साउथ की मूवी है, सॉरी साउथ की नहीं, हॉलीवुड मूवी है। तो वो क्या करता था, जैसी कल्पना करता था वैसी किताब में लिख देता था वो, ठीक है, और वैसी चीजें होने लगती थी, और उसकी कोई किताब भी नहीं पढ़ता था। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी कोई किताब चोरी करके पढ़ता था और वैसे कांड करता था जाके, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि किताबों में जो लिखा गया है, सोचो वो कल्पना करके लिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, और वो हो भी रहा है। कर कौन रहा है, कोई दूसरा उसकी किताब पढ़ रहा था जाके और वही कर रहा था जाके। लोगों को कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ पा रहा था, और वो जो खुद लिख रहा था, जो हीरो था, वो भी नहीं समझ पा रहा था कि हो कैसे रहा है, जो मैं कल्पना करके लिख रहा हूं वो दूसरे दिन हो जा रहा है। और जबकि मैं कहीं उसको कहीं पे कोई इसका मतलब हम उसको उसका पब्लिश भी नहीं करा रहे हैं। तो उसकी किताब पढ़ के वो चोरी करके क्या करता था, वो पढ़ता था, उसे कांड कर देता था, आप फिर वहीं रख देता था, ठीक है। तो ऐसी कल्पनाएं हैं यहाँ पे। कहा तो जाता है कि भाई ये जितने भी हिस्टोरियंस वो मानते हैं कि ऐसी कोई चीजें यहाँ पे नहीं हुई हैं, ठीक है। लेकिन तमाम सारे स्थल ऐसे मिलेंगे, जो आपको साइट्स मिलेंगी, वो बताती है कि हाँ हो सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ रहा हो, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से ऐसी चीजें नहीं मिलती। तो लोग कहते हैं कि भाई ये जो है, यूपीएससी भी बोलता है, ध्यान रखना, यूपीएससी और भारत सरकार भी मानता है यहाँ पे कि हाँ, कि ये सब कैसी हैं, काल्पनिक है चीजें, ठीक है, जातक कथा है, उसी के आधार पर। जातक कथाओं का मतलब क्या, कि कुछ चीजें जो है कहा सुनी में, किस्सा नहीं, लोग कहानियां सुनाया करते हैं, अपने मन से बना लेते हैं, ठीक है। आप देखो गांव में पहले वो बहुत किस्से कहानियां सुनाया करते थे, ठीक है, आग जला के चलो भाई किस्सा सुनते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी मान्यता नहीं है। तो हमारे पास में कुछ और भी यहाँ पे हम मोदी जी मानते हैं भगवान को, हम लोग भी मानते हैं भाई, भगवान तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं भी मानता हूँ भाई भगवान है कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ ऐसी हमारे पास में डिवाइन पावर है, जिसकी वजह से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी इसका सो जाए तो मतलब भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो कुछ डिवाइन पावर है इस तरह की, हाँ, सब लोग मानते हैं। तो अभी क्या है यहाँ पे एक तो एरिया, ये तक्षशिला गांधार वाला एरिया है। रावलपिंडी और पेशावर आते हैं, पूरी तरह से कहाँ पे है इस समय, पाकिस्तान में, ठीक है। ये भी एक महाजनपद था। तो अभी तो बंटवारा हुआ ना 1947 में, पहले तो पूरा कहाँ तक था, तुर्की तक हमारा व्यापार होता था, हम लोग तुर्की तक थे, ठीक है। तो अभी क्या है, ये तक्षशिला, ये गांधार। तो इसमें जो ये महाजनपद है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, गांधार है। और इसकी जो राजधानी है तक्षशिला है, ठीक है। तक्षशिला बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र था उस टाइम, मूर्तिकला भी यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तमाम सारे स्कल्पचर जो है यहाँ पे बनाए जाते थे, आप देखोगे मूर्तिकला काफी ज्यादा यहाँ पे फेमस है। और ये बौद्ध शिक्षा केंद्र है, ठीक है, कौन, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी और पेशावर के एरिया रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे, ये अपना भारतीय एरिया है, इसको कंबोज बोला जाएगा, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है, इसको क्या बोला जा रहा है, हटक बोला जा रहा है, हटक, ऐसे वाह है, हटक। और ये जो है राजौरी और हजारा वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। हटक इसकी राजधानी है, इसको क्या बोला जा रहा है, कंबोज है। ये कंबोज जो है ये महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है, हटक है। और ये राजौरी और हजारा वाला कहाँ पे मिलेगा पूरी तरह से, ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो हमारे ये पूरे के पूरे एरिए। तो
कैसे याद करोगे? सबसे ज्यादा कहां पे है? 7 जो है, 3 बिहार में, 1 एमपी में, और 1 महाराष्ट्र में, और 1 राजस्थान में, और 1 ये दिल्ली में। इसके बाद में ये 1 जो है इधर पाकिस्तान में मिलेगा। अभी एक ही है पाकिस्तान में, पहले तो हमारा ही एरिया था ना पूरा, हमने तो बांट दिया हुआ, ठीक है। और इसके बाद में ये 1 कश्मीर में, ठीक है। तो संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ओके तो ये अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको एक बार आप लोग देखना जाके, क्योंकि कैसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, मैचिंग के लिए, ठीक है। खूब पूछता है स्टेट पीसीएस में, तो खूब भर भर के पूछता है। लेकिन अगर आपसे कुछ यूपीएससी में पूछेगा, तो यूपीएससी में कुछ ऐसे पूछेगा कि सूरसेन में कौन शासक था, ठीक है, और यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पे सोसाइटी किस तरह से काम करती थी, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे पूछेगा, कुछ मेन चीजें यहाँ की पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। पूछेगा कहाँ से? आपसे स्टेट पीसीएस में, वनडे एग्जाम में खूब पूछता है ये। जब भी कोई वनडे एग्जाम देखो जाके या स्टेट पीसीएस दोगे जाके, तो ये यहाँ से पूछेगा आपसे। कैसे पूछेगा? मैच करने के लिए पूछेगा, मैच करने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना ये सारी राजधानियां, ये कैपिटल, और भले ही आप एरिया मत ध्यान रखो, लेकिन महाजनपद और उनके कैपिटल ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं हम लोग, कहां पे थे हम लोग? टैक्स की बात कर रहे थे। महाजनपद देख लिया आपने? हाँ क्या कर? ज्योग्राफी क्लास? ये ज्योग्राफी क्लास हो नहीं पा रही है। मैं सोच रहा हूँ एक क्लास ना थोड़ा सा टाइम या फिर शाम में लूं। है क्या क्या करें? निशांत नाम, क्या क्या किया जाए बताओ? आप आओगे? ये लोग तो यहीं रहने वाले हैं। 1 घंटे के लिए है, 1 घंटे में एक चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री में मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हिस्ट्री अगर आपको नहीं समझ में आई ना, तो फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा, आप मेंस में नहीं लिख पाओगे। इसी वजह से 7 बजे कहाँ है, ये लोग नहीं आ पाएंगे। अभी और 4 बच्चे आने वाले हैं, उनको मैसेज ऐड किया जाएगा तो भी उनको पता चलेगा, तो भी आएंगे। अभी क्लास वाले भी नहीं शायद बैठ पा रहे हैं, वो भी सुबह आ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री आपको ऐसा नहीं बताऊंगा ना, तो आप यकीनन लिख नहीं पाओगे जाके। कभी भी आप में देखना जाके, कोई भी हिस्ट्री जो पढ़ाएगा ना आपको, तो पूरा एकदम से कुछ ऐसे ही बताता चलता है, जिससे कि आपके दिमाग में ना एक माइंड मेकअप होता रहे, माइंड। 12 से 4 एक दरअसल में ये स्टूडियो एक क्लास इसमें चलती है 8 घंटे के लिए, ठीक है। तो हालांकि हम ऐसा कर सकते हैं 10 फिर, हाँ, क्योंकि फिर सुबह हम नहीं करेंगे, आराम से हो जाएगा अपना सुबह बढ़िया से। रात में कई लोग ऐसा होते हैं कि निशाचर टाइप के होते हैं, हाँ? हाँ सही रहेगा। आप तो रह रही हो यहाँ पे, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो बगल में रह रहे हो, तो सब लोग शाम में कर लेते हैं ना। 7 से 7:15 से 10 बजे तक 1.5 घंटे क्लास चलेगी, बढ़िया से समझ में आएगा एकदम। और फिर इसके बाद बढ़िया से बढ़िया खाना खा के और सो जाके, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से रात में। हाँ और क्या, 10-11 बजे तक अपना, 10 बजे तक, 8-7 बजे 8 बजे तक उठो, इसके बाद बढ़िया से तैयार हो। क्या कहते हो? ठीक है, पहले हाँ 1-2 दिन आके देखो, 7 से 10 करते हैं क्लास, ठीक है। तो आज शाम में क्लास नहीं चलेगी। ज्योग्राफी हमने एक भी क्लास नहीं ली है ना अभी, एक चैप्टर हुआ है, एक चैप्टर हुआ है। क्या श्वेता, शाम में ठीक रहेगा? ठीक है, शाम में कर देते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा ना अगर हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे ना, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे हवाबाजी हम करते जाएंगे ना, तो हवाबाजी में कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं आपको, आप लिंक कर नहीं पाओगे, लिंक नहीं कर पाओगे तो लिख नहीं पाओगे बिल्कुल से। और मेरा खास मोटिव ये रहता है कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे हम कल इमाम गांव पे बहुत ध्यान दे रहे थे, क्वेश्चन बनने वाली संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिन से पूछा नहीं गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग कल एक्सपेरिमेंट करते हैं एक तरह से, वहाँ से करते हैं, आज अभी रहने देते हैं। आज एक क्लास है अभी हमारी करंट अफेयर की, ठीक है। करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर मैं कराता हूँ ना, तो वीकली करंट अफेयर क्लास छूट गई है, नेट नहीं काम कर रहा था और लाइट भी चली गई थी, ठीक है। हालांकि मुझे फीवर भी था कल परसों, तो मैं भी आ नहीं पाया संडे को, इस वजह से क्लास छूटी हुई थी। तो टैक्स की बात करते हैं। महाजनपदों में टैक्स भी लगाए जाते थे।
महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों का की आवश्यकता होती थी और इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अन्य नियमित रूप से क्या है ये टैक्स भी वसूला करते थे। ठीक है, और इससे पहले कंपैरिजन कर लो थोड़ा सा यहीं पे कि जब हम बात कर रहे थे वैदिक पीरियड की, जिसमें ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कोई टैक्स जो है वो नहीं वसूला जाता था। हमने देखा हुआ था ना कि टैक्स नहीं वसूलते थे वहां पे। कोई इस तरह से उपहार जो है वो आप ले जा सकते तो ले जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे। तो टैक्स बिल्कुल भी वहां पे नहीं वसूला जा रहा था। व्यवस्थाएं कैसे चेंज हो रही समझ में आ रहा है? मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं कि जो वैदिक पीरियड में व्यवस्था जो नहीं थी अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। कहां पे? महाजनपदों में। तो पहले टैक्स जो है राजा को नहीं दिया जाता था, अब जो है टैक्स यहाँ पे वसूला जाने लगा है। क्यों? क्यों? इसी वजह से आर्मी जो है काफी ज्यादा है, बड़ी है। ओके, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः जो उपज का है, जो प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, उसका 1/6 हिस्सा जो है ये टैक्स के रूप में निर्धारित किया जाता था। ठीक है, और 1/6 हिस्सा जो है ये आपको कब तक देखने को मिलेगा? ये 1/6 हिस्सा जो है कब कब देखने को मिलेगा? हर्ष के काल तक मिलेगा। ठीक है, 1/6। और इवन जब आप मध्य भारत की बात करेंगे, ठीक है, मिडल इंडिया की बात करें, तो वहां पे भी 1/6 हिस्सा जो है ये उपज का लगाया जाएगा। ये एक तरह से स्टैंडर्ड बन जाएगा, ये एक तरह से पूरा जो है मानक बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कितना हिस्सा है जो प्रोडक्शन हो रहा है फसल का, उसका 1/6 हिस्सा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जिसको आप लोग इस समय क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। उसी तरह का है, कोई काम कर रहा है तो इसका इनकम टैक्स। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में जो रॉ मटेरियल के बाद में जो उत्पाद एकदम उसके उस पर भी क्या टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी क्या टैक्स, सेल टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स। आखेटकों और संग्राहकों को बात करें, ठीक है, हंटर्स और गैदर्स को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, तो सब पे क्या टैक्स लगाया जा रहा है। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या क्या हमने बताया है। सबसे पहली बात, फसल पे लगाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखे रहेंगे आपके पास में यूपीएससी में। ठीक है, कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है, पशुपालकों पे लगाया जा रहा है, ठीक है, व्यापारियों पे लगाया जा रहा है, और यहां तक कि इवन आखेटक, हंटर और गैदर्स पे भी क्या है ये टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको आप लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन करते चलेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे ऐसे ब्रैकेट में बंद करें। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और पीटी। ठीक है, कृषि में परिवर्तन इस युग में प्रीलिम्स टेस्ट। ठीक है, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल जो है अब लोहे के बनने लगे हुए थे और अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे रोपने शुरू कर दिए, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय अब धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण करना शुरू कर दिया गया था। अर्थात अब जो है उपज जो है आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी। पहले क्या ऐसे छिड़काव कर देते थे तो कुछ उगते थे, कुछ नहीं उगते थे, लेकिन अब क्या है लोहे के फाल जो है उससे हल बनने लग गए हैं, और अब क्या है अच्छी तरह से जुताई, और अब क्या है उसको रोपना स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो रोपेंगे तो क्या पूरा सिस्टम से रोपेंगे ना, रोपाई करते हैं दूर पे एक समान दूरी पे क्या करेंगे हम इसको रोपाई करेंगे तो अच्छी फसल यहाँ पे पैदा हो जाएगी। ठीक है, और अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी, और इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता कमर तोड़ जो है ये परिश्रम लगता था, और ये काम ज्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतियार मजदूर, ये कमकाज इनको बोला जाता था, ये सब किया करते थे। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करो, कमकार किसको बोला गया है। ठीक है,
पूछा जाएगा आपसे। एंशियंट इन द एंशियंट इंडिया द कमकार वर्ड इज प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कमकार किसको प्रेजेंट कर रहा है? भूमिहीन खेतियार मजदूर, यहां पे कहीं लिख रहा होगा, ठीक है, इंग्लिश में, हाँ, एग्रीकल्चर लेबर लिख रहा होगा, ठीक है। तो कमकार ध्यान रखना कि ऐसे तमाम सारे वर्ड जो है यूपीएससी में पूछता है खासकर। ओके, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? ठीक है, वो भी सी बात है, क्यों दे रहे होंगे? अच्छी फसल हो सके, लोग जनता जो है ठीक से रह सके, टैक्स जो है उनको अच्छी तरह से लगा सके, तो इस वजह से क्या है ये हो रहा था। सूक्ष्म निरीक्षण की बात करते हैं, मगध की बात कर लेते हैं। हमने मगध देख लिया हुआ है, मगध कहाँ पे है हमने देखा हुआ है अभी। मगध को ढूंढो, तो हमने अभी मगध ढूंढ लिया हुआ था, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला एरिया है मगध, बिहार वाला ढूंढ लिया भाई। इसका निरीक्षण करते हैं एक बार। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, हमने बताया था ना। उसके नीचे जो है, अभी दिखाया था आपको हमने चित्र, तो नीचे जो है सोन नदी, और इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, ये किसके किनारे बसा हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। किसके किनारे जो है, या आसपास इसके कौन सी नदियां बहती थी? सोन और गंगा जो है, इसको एक कहा जाता है कि बहुत अच्छी परिस्थिति उत्पन्न, ये कि घिरा हुआ था तो कोई इस पे आक्रमण भी नहीं कर सकता था। और आक्रमण करने के लिए भाई मगध भी पूरा शक्तिशाली था, उसके पास भी औजार लगे हुए थे, तो दूर से ही दाग देता था और पार करने में काफी टाइम लगता था। तो कहा जाता है यहाँ पे कि एक तो ये नदियों से घिरा हुआ था, दूसरा आप देखोगे कैमूर की पहाड़ी, जो छोटा नागपुर की पहाड़ी है, कहाँ पे? झारखंड में मिलती है। ये जो एरिया है, एक तो एक तरफ जैसे हम यहाँ पे बात करें कुछ ऐसे, बता देता हूं, ये मगध है, अब ऐसे कुछ बना हुआ था, हमने देखा हुआ था। तो यहां से तो ये सोन नदी जा रही, और ऊपर से आप देखोगे तो यह क्या? गंगा है। इसके बाद में इधर से देखोगे तो समुद्री इलाका है। फिर इसके बाद में एक पहाड़ी एरिया, ये क्या है? कैमूर की पहाड़ी। यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी कुछ ऐसे लगे, ऐसे जाती है, तो ये पहाड़ी से भी घिरा हुआ था, ठीक है। और पहाड़ी से घिरे होने के कारण क्या है, एक तरफ पहाड़ी थी और दो तरफ से घिरा हुआ था, ये किससे? नदियों से, और इधर देखेंगे तो समुद्र से घिरा हुआ था। तो आक्रमण करने इतना सुरक्षित एरिया था यहाँ पे। ये भी एक कहा जाता है कि एक तो इसकी जो साइट है जहां पे ये है मगध, इसकी उपस्थिति के कारण भी आप देखोगे कि इस पे कोई हिम्मत नहीं करता था कि कोई आक्रमण कर दे, ठीक है, घेर के मार दिया जाता था एकदम से। इसी वजह से ये इतना शक्तिशाली और पावरफुल बनता है जाके। ओके, बात समझ आ गई? चलो, तो मगध की हमने बात करी यहाँ पे, तो मगध की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सोन और गंगा जैसी नदियों से ये होकर यहां से बहती थी। नंबर 1, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये नदियां, ठीक है। आप जानते हैं बाढ़ का एरिया रहता, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो नई मिट्टी है ये नदियां बहा कर लाती हैं, और नई मिट्टी जब भी आएगी तो काफी जमीन भाई उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो ये नदियां क्या है, यहाँ पे नई मिट्टी अर्थात जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। और यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी यहाँ पे मिलती थी। और इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, जो मैं आपको बार बार बात कर रहा था, लोहे की खदानें थी, ठीक है, आयरन की माइंस थी तमाम सारी, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी महत्व, मजबूत हथियार, औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। ओके, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजात शत्रु या सत्तु ऐसे हुआ करते थे, यहाँ पे यही हुए। और इन्होंने ही क्या किया है, मगध का उत्कर्ष एक तरह से कह सकते हैं, ओरिजिन या कह सकते हैं कि आधारशिला, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन एक तरह से रखा हुआ था इसका, ठीक है। किन 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 ने रखा हुआ है? बिंबिसार और अजात शत्रु ने, ठीक है। अन्य महाजनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, नंद वंश की अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ, हर्यक वंश में कौन कौन था? बिंबिसार और अजातशत्रु। इसके बाद में हमने बात करी थी लास्ट जो है नंद वंश, उसमें महापद्मनंद जो है वो बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। तो ये ऐसे भी शासक हुए, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। कहां तक फैलाया हुआ है? उत्तर पश्चिम, हमने बताया था ना आपको,
टर्की तक का लगता था जो एरिया, वहां तक व्यापार किया करते थे वो लोग। तो अब पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वाला कुछ एरिया, वो सब कहां पे था, इस मगध में था पूरा। ये नंद वंश का वहां तक शासन था। ठीक है, तो पूरा क्या बोल रहा है ये, उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। तो यहां तक ये फैला हुआ था। और आगे देखेंगे तो बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर या कई सालों तक मगध की राजधानी ये बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का जो पटना है, इसको राजधानी बनाया गया। तो शुरुआती राजधानी क्या थी इसकी, राजगिरी थी, या राजगीर कहते हैं इसको, या गिरिब्रिज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और जो भी बताया ना, हम 3 राजधानियां बनाई थी ना, एक ही नाम है उसका, राजगीर, राजगिरी या गिरिब्रिज। बाद में जो है इसको क्या राजधानी बनाया गया, पाटलिपुत्र जो है ये राजधानी, जिसको हम लोग अभी आधुनिक पटना बोलते हैं। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अंडरलाइन कर लो उसको कि कहां तक पहुंचा हुआ था। ठीक है, व्यास नदी तक पहुंचा हुआ। क्यों, क्योंकि अभी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मंगोलियों ने, जो मंगोलिया वाले थे, मंगोल, तो मंगोल ने किस किस के काल में, किस किस के एरा में, या कह सकते हैं समय में आक्रमण किया हुआ था। और ये भी पूछा है कि उसने पूरे भारत के किसी हिस्से पे अपना वर्चस्व, या कह सकते हैं उसने शासन किया हुआ था। अभी 2022 में क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स में, और ये कहां का है, ये मिडाइवल का है। ठीक है, मिडाइवल इंडिया था, मध्यकालीन भारत का है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखना है। तो ये कहां तक पहुंचा हुआ था, ये व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा हुआ है। जब ये आप लोग लिखते जाना, जैसे मैं बताऊं या पीटी के लिए, तो ऐसे आप यहां पे अंडरलाइन करना पीटी के लिए। ठीक है, लिख लेना वहां पे प्रीलिम्स से पीटी के लिए। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। ठीक है, तो वो ऐसे भी आपसे पूछे जाएंगे स्टेटमेंट कि वो उसने आक्रमण क्यों नहीं किया। आक्रमण क्या क्यों नहीं किया, कि उसकी सेना ने मना कर दिया था। आक्रमण इस वजह से नहीं उसने कि वो हार गया था या जीत गया था, उसने क्या, उसकी सेना ने ही मना कर दिया हुआ था, क्योंकि वो उसकी सेना डर रही थी, वो नहीं डर रहा था। लड़ाई देखो कहां तक होती, ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी में आप वहां तक देखोगे तो वो कौन सा भी एक नया सीरियल आया हुआ है, पोरस। ठीक है, तो पोरस के साथ में लड़ाई हुई थी, पोरस हार गया हुआ था। लेकिन पोरस इसके बाद में देखोगे तो पोरस हार जाने के बाद में क्या करता है कि कुछ एरिया जो है ये सिकंदर जो है अपना वहां पे शासन करने के लिए बात करता, तो एक राज्यपाल जो गवर्नर होता है ना, उसको छोड़ के चला जाता है। तो पोरस को हरा देता है, और पोरस क्या करते हैं कि अरब सागर में उसकी कुछ तोप खाने गिर जाते हैं। ठीक है, तो उसको निकलवा के वापस जो है वो सिकंदर को देने की बात करता, तो सिकंदर उससे बड़ा प्रभावित होता है। फिर इसके बाद में उससे हाथ मिला लेता है, मतलब फिर उसको माफ कर देता है। ठीक है, इसके बाद में वापस चला जाता है। फिर इसके बाद में वो पोरस जो है फिर से जो है अपना राज्य स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो कहां तक आता है, ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचता है। ओके, हाँ ठीक है, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पहले हार जाता है, लेकिन क्या बाद में उसका तोप खाना, जो दो तोप है ना सारी, वो आर्टिलरी जितनी भी होती, तो आर्टिलरी क्या है उसको निकाल के वो दे देता है, और इसके बाद में वो काफी प्रभावित होता है। फिर इसके बाद में ये अपना फिर से शासन करने लगते हैं। तो पोरस, ओके, तो ये कुछ करता, और इस बात पे यह प्रभावित हो जाता है कि भाई इसके पास में तमाम इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखाई पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, ऋग्वेद में हमारे पास में ऐसी साजो सामान लेके सेनाएं नहीं हुआ करती थी। इस समय कितना हमारे पास, इनके पास में तोपें भी, सॉरी इनके पास में जो लोहे के बने हथियार हैं यहाँ पे। ठीक है, उससे क्या युद्ध कर रहे हैं। ओके, बात समझ आ गई। लेकिन वहां पे ऋग्वेद में हमारे पास में कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिलती। बज्जी की बात करते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज बन गया। उसके नजदीक ही बज्जी राज था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी, बिहार में था। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे क्या बोला गया, गण बोला गया है या संघ बोला गया। ठीक है, जिसको बोला गया है गण या संघ बोला गया, गण या संघा बोला गया। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग
एक साथ शासन करते थे और जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। ठीक है, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकार, भूमिहीन, खेतियार, ठीक है, कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? मगध जो है एक शक्तिशाली, पावरफुल एक तरह से साम्राज्य है। ठीक है, और बज्जी में देख रहे हो आप, यहां पे देख रहे हो कितने ये क्या है? एक तरह से रिपब्लिक। आपको समझ में आ रहा होगा जब आप इसको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो क्या है? सब लोग सभाओं में बैठकर बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अर्थात कैसी व्यवस्था इस समय? रिपब्लिक टाइप की व्यवस्था आपको लग रही होगी। अर्थात यहाँ पे गणतंत्र लग रहा होगा क्योंकि डिसीजन जो है कोई एक नहीं ले रहा है। डिसीजन क्या है? सब लोग मिलके ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इस समय हम बात करें, हमारे पास में मंत्री परिषद की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, इस समय की बात करें जो हमारा चल रहा है, गवर्नमेंट की बात, तो सब क्या है? मिलके पूरा संसद में आप देखो बहस होती है। कोई भी बिल अगर पास किया जा रहा होगा तो पूरी तरह से क्या होती है? बहस होती है। तो यही पे है, यहाँ पे बातचीत हो रही है, वाद विवाद होते हैं, यहाँ पे डिबेट होता है तमाम सारा। ठीक है, कहां पे? अब कैमूर की पहाड़ी है ना, मैंने बताया तो था अभी। कैमूर देखो ना, हाँ वही तो है। देखो, ये अभी तो बताया था, ये पूरा बताया ना, कैमूर की पहाड़ी ऐसे चलती है। अभी तो जब बताया था, ये बताया था, इधर से सोन आ रही, इधर से क्या है? गंगा है, और ये वाला एरिया क्या है? ये कैमूर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ, तो ये बज्जी यहीं पे तो है। कैमूर अभी तो बताया था हमने। तो एक तरफ कैमूर की पहाड़ी से घिरा हुआ था मगध, दूसरी तरफ ऊपर क्या था? ये इधर से गंगा आ रही थी और इधर से सोन नदी थी, और इधर से क्या? ये बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ था। तो इतना सेफ था ये कि इस पे कोई हमला नहीं कर सकता था। बताया था अभी, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है, चलो कहते, हाँ यहाँ पे तो ये आप देख रहे हो जो बज्जी है, ये पूरी तरह से क्या है? एक तरह से यहाँ पे रिपब्लिक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बुद्ध तथा महावीर, जिसके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, अर्थात ये रिपब्लिक से संबंधित थे। ठीक है, हाँ, और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे। बज्जी संघ यहां से करते हैं। बज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन करो इसको, दीघ निकाय से लिया गया। और दीघ निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में बज्जी संघ का उल्लेख किया गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सीधे तौर पर, यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। दीघ निकाय क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है और जिसमें बुद्ध के कई जो है व्याख्यान दिए गए हैं, तमाम सारे कम्युनिकेशन या कैसे वार्तालाप है। ये करीब 2300 साल पहले से इसको लिखा गया। अजातशत्रु की बात करें या अजातशत्रु की बात करें और बज्जी संघ की बात करते हैं। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा हुआ था। ये भी इसको अंडरलाइन भी करेंगे। ठीक है, पीटी के लिए किसको सलाह के लिए भेजा गया था? ठीक है, तो उसका मंत्री जो है, इसका नाम क्या है? वस्त्रकार। उसको बुद्ध के पास भेजा, किसने भेजा हुआ है? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु किसका शासक है? कौन से महाजनपद का है? मगध का। हाँ ठीक है, मगध का है, सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, बुद्ध ने उसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तभी तक जो है ये क्या है? बज्जी संघ रहेगा, एक रिपब्लिक रह सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अजातशत्रु ने किसके पास भेजा है? वस्त्रकार को। किसको बोला जाए? वस्त्रकार को। कहां पे भेजा हुआ है? बज्जी संघ के, बज्जी संघ में जो है बुद्ध के पास में। और आगे बात करते हैं
कि बद्दी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने और जाने का कोई जो है इस पे रोक नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बातें करते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया और इसके बारे हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे व्यवस्थाएं चेंज हो रही। अन्यत्र की बात कर लेते हैं, एक बार अन्यत्र की बात कर लेते हैं कि और भी चीजें कहाँ कहाँ है। क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। अपने एटलस में यूनान और एथेंस की बात कर देखो, खोजो कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, हम लोग खोज लेते हैं कहाँ पे मिल सकते हैं एथेंस और यूनान। देखो यार, ऐसे बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम ऐसे चलेंगे, अगर इस तरह से चलते जाएं, खोज लेना एक बार। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया हम कह सकते हैं हमारा अफगानिस्तान है। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला एरिया आप जानते हैं अरब सागर है, और थोड़ा सा एरिया ऐसे, और ये ऐसे अगर देखेंगे तो ये लाल सागर है, ये अरब सागर है। अगर मैं बना रहा हूँ हल्का हल्का, तो यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है। आपने कभी एटलस देखी हुई है? एटलस देखी हुई है? यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा। मेडिटेरियन सी से लगा हुआ जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं। ठीक है, या एथेंस उसी को बोलते हैं। यूनान फारस का जो एरिया रहेगा, ठीक है, जो फारस की खाड़ी है, ठीक है, वहां वाला एरिया रहेगा। एक बार हम अगर मैप होता है मेरे पास में, तो हम अच्छी तरह एक बार देख लेना जाके। मैं बता दे रहा हूं एक आइडिया। ये भारत से ऐसे चलेंगे, ये अरब सागर रहेगा, ठीक है, अरब सागर रहेगा, और ऐसे जैसे हम घुसेंगे इस वाले एरिया में, ये पूरा का पूरा यूरोप रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा? ये वाला जो है मेडिटेरियन सी रहेगा। मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला भूमध्य सागर रहेगा, ये भूमध्य सागर रहेगा। और ये जो एरिया लगेगा ना यहाँ पे, ये एथेंस है। एथेंस इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये फारस वाला एरिया है, आप ईरान वाला एरिया कह सकते हैं। हाँ, ईरान वाला एरिया कह सकते हैं, ईरान वाला एरिया कह सकते हैं। वो क्या है? पूरा का तरह जो है ईरान की बात करता है। ओके, चलो अन्यत्र की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसी से मिला जुला। देखो, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे क्या बोला जा रहा है? प्रजातंत्र, गणतंत्र, या इंग्लिश में रिपब्लिक बोला जा रहा है उसको। ठीक है, और यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इससे 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे और जो स्लेव नहीं थे। ठीक है, दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार मिलती थी। इस समय हम जानते हो हमारे पास में पार्लियामेंट है, वो भी मिलती है। ठीक है, कई बार मिलती है हम लोग। तो हम वहां पे निर्णय लेते हैं। तो बिल्कुल जैसे पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता था, इस समय कर रहा है, उसी तरह से आप देखोगे एथेंस अर्थात ग्रीस की जो बात हो रही है, और वहां पे इस तरह से काम हो रहा था। तो 40 बार कम से कम, और इस सभा में सभी नागरिक वो भाग ले सकते थे। ठीक है, शासन नागरिक कौन है? 30 साल से ऊपर जो दास नहीं है, ठीक है, वो नागरिक माने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं, ठीक है, वो नागरिक नहीं माने जाते थे, और नागरिक नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वो सभा में शामिल नहीं हो रही होंगी। ठीक है, क्योंकि बोला गया कि नागरिक ही केवल शामिल हो सकते हैं। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। ठीक है, और एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नागरिक अधिकार नहीं मिले हुए वो आप लोग देख लेंगे एक बार। एक पॉइंट याद रखना, कौन सा? कि जो 30 साल का है, ठीक है, 30 साल से ऊपर का है, और जो दास नहीं है, जो व्यापारी और शिल्पकार नहीं है, ठीक है, और वो उनको क्या है? और उनको नागरिक का दर्जा मिला हुआ है। जो 30 साल से उम्र का, 30 साल से ऊपर की उम्र का है, नीचे लिख रहा है ऊपर है,
ऊपर 30 साल से ऊपर का है, ठीक है, और जो दास नहीं है, जो शिल्पकार नहीं है, जो व्यापारी नहीं है, उसको नागरिक का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे एथेंस की बात हो रही, ग्रीस की बात हो रही, ठीक है, ओके, एथेंस की। और पूरी व्यवस्था कैसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम टाइप का यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? वास्तव में तो नहीं कह सकते, लेकिन जनतंत्र था कुछ इस तरह का, क्योंकि कुछ लोग जो है निर्णय लेते थे। सब लोग, अब जनतंत्र किसको, रिपब्लिक कैसे बोलते हैं? रिपब्लिक उसको बोलते हैं कि जो भी नागरिक है हमारे, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे शिल्पकार है, व्यापारी, सब क्या है, हाँ, सबकी भागीदारी होनी चाहिए ना, उसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। तो ये हमने बात करी, अन्यत्र की बात करते हैं, ठीक है। उपयोगी शब्द जैसे राजा है, अश्वमेध है, इसके बाद में वर्ण है, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण और ये प्रजातंत्र। गलत और सही? अश्वमेध, इधर इधर देखो, इधर देखो, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, कोई दिक्कत तो नहीं है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। कौन करता था पवित्र जल का? पंडित करते थे ना, हाँ, पुरोहित। पर पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हुए थे। क्या ऐसा है आर्कियोलॉजी? कहाँ पे? जनपदों की बात हो रही है, क्या महल मिले हुए थे वहां पे? नहीं, महल नहीं मिले। महल कहाँ मिल रहे हैं? महाजनपद में। महाजनपद में आपको किलेबंदी मिलेगी। देखो क्या तमाम सारी दीवारें बनाई जा रही थी, कहाँ पे? महाजनपद की बात हो रही है। कितने दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था, ठीक है, कितने दूसरे में क्या है, अनाज रखे जाते थे। या यहाँ पे खान पान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। किसके लिए अनाज रखा जाता है? खाना कोई आता था अतिथि तो उसके लिए विशेष तौर पर खाने के लिए प्रयोग किया, पेय पदार्थ के लिए, खाने के लिए। कितने दूसर या किस लिए प्रयोग किया? बर्तन खाने के लिए प्रयोग किए जा रहे थे, ठीक है। तो ये अनाज इसमें नहीं रखा जाता था। हाँ, जब कोई आता था, हमने बताया था ना अभी, जब कोई आता था, एग्जाम्पल भी दिया था कि जब भाई रिश्तेदार आते थे तो उसको स्पेशल निकाला जाता था, आओ भाई अच्छे चीनी मिट्टी का। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे, ठीक है, वो भी सी बात है, किलाबंद थे, वहाँ पे दीवारें बनवाई गई थी आसपास में। तो नीचे दिए गए इसमें शब्दों को भरो, तमाम सारे हैं महाजनपद के, ये तमाम सारे हैं, ठीक है। आखेट खास संग्रह किए। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? शूद्र और महिला, शूद्र और वैश्य जो है वो इसमें जो है गणों की सभाओं में। गण की बात हो रही है, वज्जी में बात हो रही है, देखो वज्जी की बात हो रही है, गण की बात हो रही है। इसमें कौन कौन नहीं ले सकता था? इसमें कौन कौन से जो है, स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में नहीं। ये कौन सा है? गण है, बच्चे, ठीक है। तो इसमें ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ये हमने अंडरलाइन भी कराया होगा कि पीटी में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। चलो भाई, ये तो हो गया है। चर्चा करनी तो चर्चा कर लेना आप लोग, क्या है, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए हुए थे, ठीक है, वो भी इस बात है। राजा के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह से भिन्न थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक बार देख लेना, हमने पढ़ा दिया है। तिथियों की बात करें तो ये तमाम सारी तिथियां एक बार देख लेना यहाँ पे किस तरह से, हालांकि तिथियां जो है मॉडिफाई की गई हुई हैं, ठीक है। तो आप कल जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमें अगर हम लोग 3 घंटे क्लास लेते हैं, ठीक है, 3 घंटे पौने 3 घंटे, 2 क्लास लेंगे, एक ज्योग्राफी की और एक हिस्ट्री की। हिस्ट्री की थोड़ी लंबी क्लास चलती है, क्योंकि हिस्ट्री अगर आपको हम ऐसे लिंक करते हुए नहीं चलेंगे ना तो आप क्या भूलते जाओगे, और अगर इस तरह से लिखवाएं, अंडरलाइन नहीं करवाएंगे तो भी भूल जाओगे। हाँ, फिर आगे पढ़ोगे ना भूल जाओगे, कि हिस्ट्री का मतलब होता है कि आप आज नहीं पढ़ा कल खत्म हो जाएगी आपके दिमाग में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने शुरू में देखा पूरा ओवरऑल एक तरह से देखा हुआ था, कब कहाँ और कैसे क्या क्या चीजें हो रही थी। फिर इसके बाद में हमने देखा क्या, तो प्री हिस्टोरिक की बात करी थी उसमें हमने, ठीक है, समझ में आ रहा श्वेता? प्री हिस्टोरिक की बात करी थी हमने, ओके। प्री हिस्टोरिक में तमाम सारे डिवीजन हमने देखे हुए थे। पैलियोलिथिक से लेके हमने नियोलिथिक की बात करी हुई थी, वहाँ पे कैसे व्यवस्थाएं थी। और इसके बाद में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी, उसमें क्या आ रहा था, अर्लीस्ट सिटीज की बात कर रहे थे, आरंभिक नगर की बात कर रहे थे। और इसके बाद में हमने और भी कुछ चीजें देखी। कौन कौन सा चैप्टर है हमारे पास में, क्या बताती है हमारे कब्रें और किताबें, इसकी हमने बात करी, ठीक है। तो ऋग्वेद में कैसी व्यवस्था थी, किताबें किस तरह से बनी गई थी, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया था। इसके बाद में है
हमने ब्यूरल्स की बात की थी, कब्रों की बात की हुई थी, तो वो कब्रें क्या बताती हैं हमें, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बताती हैं, हिस्टोरियंस को क्या बताती हैं, वो हमने बात की। और आज जो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है वो उसके आगे पढ़ा हुआ है। किसके बारे में बात करी, मगध के बारे में बात करी, तो वो एक तरह से क्या है, वहां पे सेंट्रलाइज पावर है, ठीक है। और एक हमने बज्जी की बात करी तो क्या है, रिपब्लिक है। और महाजनपदों की, जनपदों की बात करी तो लिंक करते हमने पढ़ाया हुआ कैसे कबीला निर्माण करे, आरंभिक नगर, फिर ग्रामीण व्यवस्था में कैसे कबीले बने हुए हैं, और कबीले बनने के साथ में फिर कैसे जनपद बने हुए हैं, और जनपद बनने के साथ में कैसे महाजनपद बने हुए हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब हम कल कौन सा चैप्टर दिखाओ एक बार। हाँ हाँ ठीक है, इसकी कल हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ हाँ कल, हाँ कल हम लोग शाम में करते हैं, 7:15 बजे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी क्या मस्ती क्या करोगे, अभी तो एज बढ़ने ही वाली है पहले बन जाओ, इसके बाद में फिर मस्ती करना जाके, क्या है, बन जाओगे। देखो ये जो हम बता रहे हैं ना आपको, इतना करते जाना। अब आप, मैं गारंटी देता हूं कि आपको अगर जितना मैं करा रहा हूं ना यहाँ पे, अगर सिर्फ मुझसे ही कर लिया ना, तो आपको मेंस में लिखवा सकता हूँ 2023 में, यहीं बैठे बैठे। मतलब इतनी गारंटी मैं देता हूँ आपको कि बस अगर जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना, उसी स्पीड से आप पढ़ते जाओ, और यहीं पे बैठे बैठे कोई भी आप किसी भी क्लास मत करो, क्योंकि मैं ओवरऑल पूरा सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं अभी जस्ट एग्जाम दे के निकला हूँ 2021-22 में, सॉरी 20-21 में, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही लगातार पूछता रहेगा, मैं दिन भर एनालिसिस करता रहता हूँ, बैठे बैठे यही करता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। तो बस बेसिक वैसे एक बार कंप्लीट कर लो, इसके बाद यहीं से मेंस लिख सकते हो बिल्कुल बैठे बैठे। किसी भी किताब कोई भी मत पढ़ो जाके, मैं सब आपको बताता हूँ कैसे टाइम फ्रेम करना, कैसे आपको टाइम डिवाइड करना पढ़ने के लिए, सब बता दूंगा यहीं पे, ठीक है। पहले इसको बेसिक हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर बात करते हैं आगे, ओके।